सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइस, अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, अगर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं या फिर आपने कंप्यूटर साइंस ले लिया है, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफकोर्स सीखना है। और या फिर अगर आप और भी कोई ब्रांचेस से है लेकिन आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो यार आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। और अगर आपको यार पहले से ही प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत पता है, तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो और भी मतलब क्लैरिटी आपको प्रोग्रामिंग पर आ जाएगा। एक बात यार मैं बोल सकता हूँ यही कि यार इस वीडियो को देखने के बाद आपको अगर प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं पता तो आप प्रोग्रामिंग करना सीख जाओगे। लेकिन यार मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप मास्टर बन जाओगे, क्योंकि एक 1.5 घंटे का कोई वीडियो देख के मास्टर आप बिल्कुल भी नहीं बन सकते। और एक 1.5 घंटे का क्या, आप एक 10 घंटे का ट्यूटोरियल भी देख लो तो आप मास्टर बिल्कुल भी नहीं बन सकते। जब तक आप खुद ट्राई ना करो, खुद आप प्रोग्रामिंग ना करो, तब तक आप बिल्कुल भी नहीं बन सकते हो। तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप कॉन्सेप्ट जो है वो किसी ट्यूटोरियल से सीख ले, उसके बाद आप खुद से बहुत सारा प्रोग्रामिंग करें, बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना। तभी आपको क्लैरिटी आएगा, ठीक है ना। तभी आप ठीक से अच्छे से सीख सकोगे और एक दिन आप यार मास्टर बन जाओगे। तो यार कोई भी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होता है। एक होता है आपका कंपाइलर और एक होता है आपका आईडी, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो यार इस दोनों के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। आईडी क्या होता है यार, मैंने जैसे ही फुल फॉर्म इसका बताया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये जो नोटपैड है ना हमारा, इसका थोड़ा सा मतलब इसका बड़ा भाई है बोल सकते हो, ठीक है ना। इसका बेटर वर्जन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप कोई भी कोड लिखोगे ना तो वो अलग अलग जो कोड्स है वो हाईलाइट होके आएगा, ठीक है ना। कुछ अगर आप एरर कर देते हो, कुछ आप कहीं पे पैरेंथेसिस मिस कर देते हो, कहीं पे मतलब काली ब्रेसेस मिस कर देते हो, कहीं पे आप सेमीकोलन मिस कर देते हो, तो ये रेड होके वहां पे हाईलाइट हो जाएगा कि भैया आपने यहाँ पे सिंटेक्स में गलत किया है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आईडी यूज करते हैं। आप नोटपैड भी यूज कर सकते हो, लेकिन आईडी यूज करना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। अगर आप बिगिनर है तब तो आप बिल्कुल ही नोटपैड यूज मत ही करें, क्योंकि आपको कुछ समझ में आएगा नहीं वहां पे, ठीक है। और कॉम्पाइलर क्या होता है यार, कॉम्पाइलर होता है क्या, अब यार जैसे कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन 0 और 1 वो मतलब ऐसा एक कुछ पैटर्न वहां पे होता है कि हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो हमको क्या कंप्यूटर के साथ मतलब बात करने के लिए कुछ तो लैंग्वेज चाहिए होता है ना। तो उसके लिए C++, जावा, पाइथन और बहुत सारे लैंग्वेजेस है। तो इन लैंग्वेजेस का कुछ सिंटेक्स है, कुछ लिखने का तरीका है, कुछ इंग्लिश वर्ड कुछ ऐसे मिक्स करके कुछ लिखा जाता है, ठीक है ना। वो हम आगे ऑफकोर्स देखेंगे। तो क्या होता है, एक कंपाइलर क्या करता है, ये जो लैंग्वेजेस है ना, इसको यार वो एक मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कर देता है, ताकि जो कंप्यूटर है उसको समझ में आए, ठीक है ना। इसीलिए हम कंपाइलर हमको चाहिए होता है। और यही होता है यार कंपाइलर, आपके जो मतलब जो सी प्रोग्रामिंग है उसको यार मशीन लेवल लैंग्वेज में मतलब कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अब यार यहाँ पे हम सी लैंग्वेज सीखेंगे तो हम कौन सा कंपाइलर यूज करेंगे, हम यार कंपाइलर यूज करेंगे MinGW, क्योंकि और आईडी कौन सा यूज करेंगे, आईडी यूज करेंगे यार VS Code। VS Code क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यार ये माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से आता है, ठीक है। ये फ्री है, ये ओपन सोर्स है और इसमें यार बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छा एक आईडी है। और MinGW क्यों यूज करेंगे, MinGW यार इसीलिए यूज करेंगे क्योंकि यार माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिकमेंड किया हुआ है और ये एक अच्छा कंपाइलर है, ठीक है ना। ये यार मैंडेटरी नहीं है कि यही यूज करना है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे कि पहले के जमाने में अभी भी लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, टर्बो C++ यूज करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना हो गया है, ठीक है ना। उससे बेटर ऑप्शन मुझे लगता है कि क्या VS Code है, क्योंकि VS Code ज्यादा मतलब चारों तरफ से ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना। कोड बहुत ही इजीली, बहुत ही स्पीड में आप यहाँ पे लिख सकते हो, बहुत सारे शॉर्टकट क्रिएट करके, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे है। टेक्स्ट हाईलाइटिंग यार कोई भी आईडी में वो तो होता ही है, ठीक है ना। तो यार सबसे पहले जो करना है, क्या करना है, हमको एक आईडी इंस्टॉल करना है और क्या करना है,
और हमको VS कोड इंस्टॉल करना है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। सो गाइस, अभी हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे हम कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेंगे, ठीक है ना। मेरे केस में यहाँ पे मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम सर्च करेंगे VS कोड डाउनलोड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पहला लिंक है code.visualstudio.com, ये हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, विंडोज का है, लिनक्स का है, मैक का है। तो हम सिंपली यहाँ पे विंडोज सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। आपका अगर मैक या फिर लिनक्स है तो आप उस हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज नहीं है, मैक या फिर लिनक्स है, तो आपको सिर्फ विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है, कोई भी C या फिर C++ का कंपाइलर डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हमारा विंडोज है तो हम वो भी डाउनलोड करेंगे, तो आगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड हो रहा है अभी। तो ये डाउनलोड हो चुका है यार, तो इसको ओपन कर लेंगे सिंपली हम और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे कोई भी छेड़खानी हम नहीं करेंगे, यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देंगे सिंपली। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है ना। सो यार ये इंस्टॉल डन हो चुका है, यहाँ पे सिंपली फिनिश कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इंस्टॉल करेंगे हमारा जो कंपाइलर है, वो कंपाइलर तो हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे MinGW। सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे MinGW। तो MinGW डाउनलोड सर्च करेंगे, पहला जो लिंक आएगा sourceforge.net का, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे सिंपली। उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। अब ये यार 5 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेव करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे यार ये जो है ये भी डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे यार ये जो पाथ है ना, ये आपको याद रखना है, ये बाद में काम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यार सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको डाउनलोड होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ डाउनलोड होगा अभी। तो ये फिनिश हो चुका है, अभी हम कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे यार ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर आप सारे कुछ सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर आप C और C++ के लिए सिंपली यहाँ पे MinGW32 बेस पर क्लिक करें। इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो इसको और किसको सिलेक्ट करना है, MinGW32 GCC G++, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओके, तो ये सिलेक्ट कैसे होगा, यहाँ पे देखिए ऊपर ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक कीजिए, आप मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद GCC G++ वाला भी ऐसे ही मार्क कर लीजिए। उसके बाद ये दोनों मतलब मार्क कर लिया हमने। तो बाकी जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको ज़रूरत नहीं है तो इसलिए हम नहीं करेंगे। उसके बाद इंस्टॉलेशन पर क्लिक करके अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो ये जो है मतलब कुछ चीज़ें डाउनलोड करेगा, अभी थोड़ा सा समय लगेगा, आपका इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। तो ये यहाँ पे यार डाउनलोड हो चुका है, ठीक है ना, ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये तो अभी तक यार काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, हमको सिंपली दिस पीसी पर जाना है, C ड्राइव पर जाना है जहाँ पे MinGW है, वहां पे सिंपली जाना है, वहां पे bin फाइल पर जाना है। और ये जो ऊपर आपको मतलब ये लिंक जो है ये सिंपली मतलब पाथ जो है ये सिंपली कॉपी कर लेना है, ठीक है ना। ये बीन का पाथ कॉपी कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली दिस पीसी को सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है और यहाँ पे आप देखिए एडवांस सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल पर सिंपली क्लिक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए पाथ नाम का ऑप्शन है, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है और एडिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करना है, न्यू पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो हमने पाथ कॉपी किया था वो सिंपली पेस्ट कर देना है और ओके कर देना है, ओके कर देना है और यहाँ पे भी ओके कर देना है। तो अभी जो है ये डन हो चुका है।
तो अभी हम क्या करेंगे, एक मतलब VS कोड में एक सिंपल सा कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम डी ड्राइव पर जाते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं हम, ठीक है ना। सी प्रोग्रामिंग नाम करके एक फोल्डर यहाँ पे बनाते हैं हम, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। ओके कुल। सो इस फाइल क्रिएट करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे और ये वो जो पाथ है इस पर क्लिक करके हम CMD लिखेंगे, ठीक है ना। CMD लिख के हम एंटर कर देंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट में खुल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कोड स्पेस डॉट और एंटर, ठीक है। तो हमारा जो VS कोड है वो ओपन यहाँ पे सिंपली ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना। लेफ्ट साइड में यहाँ पे सबसे ऊपर अगर जाओगे तो एक्सप्लोरर दिख रहा है, सर्च, सोर्स कंट्रोल, उसके बाद रन डिबग, उसके बाद एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन पे हमको क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करना है C++। तो पहला जो ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक कर देना है, ये माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से आता है, ठीक है ना। इसको हमको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। मेरे केस में पहले से इंस्टॉल था तो यहाँ पे अनइंस्टॉल और डिसेबल का ऑप्शन दिखा रहा है। आपके केस में इंस्टॉल करने को बोलेगा तो आप ये सिंपली जो है इंस्टॉल कर लेना है आपको। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद और एक एक्सटेंशन हमें जो इंस्टॉल करना है वो है कोड रनर, ठीक है ना। कोड रनर ये जो पहला ऑप्शन है ये आएगा यहाँ पे, ये भी इंस्टॉल कर लेना है। मेरे केस में पहले से इंस्टॉल था, आपके केस में यहाँ पे इंस्टॉल एक बटन आएगा, वो क्लिक करके आपको यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये इंस्टॉल होने के बाद ये डन हो चुका है अभी, ठीक है ना। तो मेक श्योर करें कि इंटरनेट कनेक्शन हो, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, हमको गियर बटन के क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग पर जाना है, ठीक है। सेटिंग पर क्या करना है, यहाँ पे नीचे एक्सटेंशन पर आना है और यहाँ पे हमें सर्च क्या करना है, यहाँ पे हमें सर्च करना है रन कोड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये, तो इस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें सर्च करना है रन इन टर्मिनल का एक ऑप्शन है, वो हमें क्लिक मतलब सर्च करना है कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे ये रन इन टर्मिनल वाला ऑप्शन है, इस पर ये जो चेक बॉक्स है ये सिंपली टिक कर देना है, ठीक है ना। आपके केस में टिक नहीं होगा तो इसको सिंपली टिक कर देना है। ये करने के बाद ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और हमारा जो काम है वो आप जो है पूरा हो चुका है, ठीक है ना। मतलब VS कोड सही तरीके से कोड, कोई भी कोड मतलब C++ का कोड रन करने के लिए एकदम तैयार हो चुका है। यहाँ पे एक न्यू फाइल के मतलब न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, ऑफकोर्स सी फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ मतलब helloworld.c फाइल मान लो एक हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम helloworld.c एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं सिंपली। ओके, सो यहाँ पे हम एक सिंपली हेलो वर्ल्ड कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखना है क्या, हैश इंक्लूड, उसके बाद कौन ब्रैकेट में std.h, उसके बाद इंट मेन, उसके बाद क्या लिखना है इंट मेन यार ये एक फंक्शन है, फंक्शन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी ये सब कुछ के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे रिटर्न 0 करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट एफ करना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और सिंपली क्या करना है, रन करना है। रन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो यार एक प्ले बटन टाइप कुछ है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये जो प्रोग्राम है ये सिंपली रन हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड लिख कर आ रहा है, तो हमारा जो कोड है वो ठीक ठाक रन हो चुका है, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे यार सब कुछ के बारे में देखेंगे कि क्या यहाँ पे std.h या फिर मेन ये सारे चीज क्या होते हैं ये देखेंगे। तो यार आपके केस में अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है CMD, ठीक है ना। CMD सर्च करने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो खोल लेना है और यहाँ पे क्या लिखना है, GCC स्पेस देकर के माइनस वर्जन लिख के क्लिक कर देना है और यहाँ पे GCC का कौन मतलब MinGW का कौन सा वर्जन जो है इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर इंस्टॉलेशन में कुछ गड़बड़ी हुआ है तो यहाँ पे कुछ एरर थ्रो करेगा, ठीक है ना। तो अगर एरर थ्रो कर रहा है तो आपका जो कोड है ठीक से रन नहीं होगा, तो ये यहाँ पे आपको मतलब देख लेना है, ठीक है ना। तो यार हमने जो है हमारा पहला जो प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम वो हम यार अभी लिख चुके हैं, हम सीख चुके हैं, ठीक है ना। अभी यार हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यार वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं यार, जैसे कि मैथ्स में हमने पढ़े थे कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी यार कुछ वेरिएबल्स होते हैं। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे देखो यार सी डेटा टाइप्स, जो कुछ बेसिक डेटा टाइप्स होता है वो इन, कैर, फ्लोट एंड डबल। इसका मतलब मैं समझाता हूँ। इंट मतलब यानी कि इंटीजर टाइप, ठीक है ना। कैर मतलब कैरेक्टर,
ठीक है। और फ्लोट का मतलब है यार डेसिमल नंबर, ठीक है ना। डबल भी डेसिमल नंबर, वो डबल फ्लोट से उसका रेंज ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना। कुछ डिराइव्ड डेटा टाइप है, जैसे कि एरे है, पॉइंटर है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है, ये सब के बारे में यार बाद में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी होते हैं यार, जैसे कि टाइप डेफ हो गया यहाँ पे, और देखिए वॉइड डेटा टाइप्स, एनुमरेशन डेटा टाइप, ठीक है। तो यार इनका तो मतलब ये जो दो है बेसिक डेटा टाइप्स और डिराइव्ड डेटा टाइप्स, यही हमको मतलब ज़्यादा यूज़ में आएगा अभी। तो देखते हैं ये जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। क्या करता हूँ मैं, इसको यार थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट यार कैसे करना है, इस लाइन, जिस लाइन को कमेंट करना है उस लाइन को यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद कंट्रोल और स्लैश, और आप मैनुअली डबल स्लैश भी लगा सकते हो कमेंट करने की। तो कमेंट का मतलब होता है यार जब प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर जो है इस लाइन को इग्नोर कर जाएगा, और यहाँ पे डबल स्लैश देखेगा तो वो इग्नोर कर जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं आपको जो है कमेंट के बारे में बताता भी हुआ अभी, ठीक है ना। तो पहले हम कुछ हम वेरिएबल्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपको एक इंटीजर स्टोर करना है, अगर कुछ इंटीजर स्टोर करना है तो आपको इंट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए आपको एक नंबर स्टोर करना है, इंट नाम हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो इसका जो है डिक्लेरेशन है वो गया, ठीक है। और इसके बाद यार सेमीकोलन लगाना मस्ट है, ठीक है ना। और हम यहाँ पे चाहे तो ऐसे नाम इज इक्वल टू, सॉरी, एक इक्वल टू देना है, ठीक है ना, 10, ठीक है ना। ऐसे करके हम यहाँ पे जो है वैल्यू इसका असाइन कर सकते हैं। और हम अगर चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे, एज नाम के बाद यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और 10, ऐसे भी हो सकता है। अगर आप ऐसे लिखते हो वो भी हो सकता है। अब यार अगर हम कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हमको कैर लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमको कैर लिखना पड़ेगा। कैर के बाद मान लो CH कुछ कैरेक्टर हमें स्टोर करना है, मान लीजिए हमको A स्टोर करना है, तो ऐसे सिंगल कोड में आप यहाँ पे ये लिख दीजिए तो ये कैरेक्टर स्टोर कर लेगा। अगर आपको कुछ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर करना है तो आप सिंपली लिखिए फ्लोट आपने लिखा, उसके बाद मान लीजिए कुछ मतलब आपको कुछ परसेंटेज स्टोर करना है, तो पर हम शॉर्टकट नाम लिखते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज स्टोर करेंगे तो मान लीजिए कितना परसेंटेज, 90.63, ऐसे हमको स्टोर करना है। तो बस सिंपली यहाँ पे ऐसे हम लिख देंगे तो ये काम चल जाएगा। ये जो मतलब डेसिमल नंबर स्टोर करने के लिए ना हमको मतलब यहाँ पे फ्लोट लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यार आप ये जो वेरिएबल्स है ना, ये हम चाहे तो कुछ भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन कैसा यार, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सी का यार कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 32 कीवर्ड्स है, ऑटो है, ब्रेक है, केस है, कैर है, यहाँ पे डबल है, एल्स है, ठीक है ना, इंड है, लॉन्ग है, स्टार्ट है, स्विच है, टाइप डेफ है, यहाँ पे 32 कीवर्ड्स है। इस कीवर्ड्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब आप वेरिएबल क्रिएट करें, वेरिएबल डिक्लेयर करें, तो इन सारे जो कीवर्ड्स है ये आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सी में पहले से ही दूसरे किसी काम के लिए यूज होता है। जैसे हम अगर इंट हम इंटीजर टाइप डेटा को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। लॉन्ग हम थोड़ा सा लंबा जो डेटा होते हैं उसके लिए हम करते हैं। ये जो फ्लोट है, फ्लोट तो हमने जैसे बताया कि फ्लोट अभी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए, ठीक है ना। तो ये जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं ये हम मतलब वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जितने भी मतलब है कुछ हम वेरिएबल लिख सकते हैं। और एक बात, सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा int 1, तो यार ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसा कुछ वेरिएबल हम डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। यहाँ पे दिक्कत आ जाएगा। क्या दिक्कत आएगा देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड एन आइडेंटिफायर, ठीक है ना, एक्स्ट्रा टेक्स्ट आफ्टर एक्सपेक्टेड एंड ऑफ द नंबर। तो मतलब क्या है कि आप कोई भी नंबर से कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब या तो कुछ जो है कुछ अल्फाबेट से स्टार्ट करें, या फिर आप और एक का काम कर सकते हैं, आप या फिर अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन और भी कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर कोई भी नंबर से आप जो है वेरिएबल को डिक्लेयर कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो यहाँ पे एरर थ्रो करें, ठीक है ना। तो ये यार हम समझ चुके हैं। अभी यार अगर मान लीजिए ये जो हमने नाम डिक्लेयर किया और हमने यहाँ पे 10 मतलब इसका वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है ना। लेकिन हम चाहते हैं यार ये जो नंबर है ना ये हम यूजर से ले, तब हम कैसे लें, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पे नाम डिक्लेयर, मैं एक कर देता हूँ, ठीक है। आपने नाम डिक्लेयर किया और आप यूजर से लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक छोटा सा लाइन हम प्रिंट करते हैं। कैसे प्रिंट करेंगे, लिखेंगे प्रिंट, ठीक है ना, प्रिंट लिखेंगे। ये एक फंक्शन है, ये कहाँ पे रहता है,
ये जो हेडर फाइल है ना, ये देखिए ये है हेडर फाइल, ठीक है, हैज इंक्लूड stdio.h। तो ये हेडर फाइल में stdio.h जो हेडर फाइल है उसमें यार ये जो printf फंक्शन है, ये फंक्शन रहता है। इसका काम क्या है यार, इसका काम है स्क्रीन में कुछ भी प्रिंट करना, ठीक है ना। आप कुछ प्रिंट करना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एंटर आ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर। तो हम यूजर को बोलेंगे भैया एक नंबर एंटर कर दो, ठीक है ना। तो यूजर क्या करेगा, नंबर एंटर करेगा, तो उसको लेना भी तो पड़ेगा ना। तो उसको लेंगे कैसे, स्कैन एफ लिख के, ठीक है ना। ये जो स्कैन एफ है, ये भी एक मतलब फंक्शन है जो कि ये भी stdio.h हेडर फाइल में रहता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये नंबर जो है स्कैन करेगा। कैसे स्कैन करेगा, ये डबल कोट के अंदर हमको लिखना है %d, क्योंकि हम इंटीजर ले रहे हैं तो इसके लिए %d, ठीक है ना। इंटीजर टाइप डेटा अगर आप ले रहे हो तो %d यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बाहर जाके कॉमा लगाना पड़ेगा। और उसके बाद आप स्टोर कहाँ पे करना चाहते हो, हम नाम नामक जो वेरिएबल है उनमें स्टोर करना चाहते हैं, नाम सिर्फ नाम, ठीक है ना। यहाँ पे हम स्टोर करना चाहते हैं, तो हम ये लिख दिए। और क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे सेव करेंगे। सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल और एस, ठीक है ना। सेव किया और यहाँ पे ये जो बटन है यार, इस पर क्लिक करके हम रन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पर हम क्लिक कर दिए और ये रन हो गया। और यहाँ पे दिखा रहा है एंटर अ नंबर। तो सपोज मान लीजिए हम 10 एंटर करेंगे तो TN ए ले लिया, क्योंकि उसके बाद कुछ एग्जीक्यूट करने का है ही नहीं। तो वो क्या करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, यहाँ पे मतलब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि जो नंबर हमने दिए हैं वो हम प्रिंट भी करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लिखेंगे printf, PRINT printf, ठीक है ना। स्पेलिंग का अगर मिस्टेक करेंगे तो दिक्कत आएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे द नंबर एंटर्ड इज, जो नंबर एंटर किए गए हैं वो क्या है भैया, जहाँ पे आप नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं वहाँ पे भी %d आपको डबल कोटेशन के अंदर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने डबल कोटेशन मतलब वो जो लाइन है उसके अंदर ही लाइन जो है वो भी डबल कोटेशन के अंदर ही है। तो सिर्फ सिंपली %d लिख देंगे। बाहर आएंगे, यहाँ पे भी कमा लगा के नाम लिख देंगे। अब यार होगा क्या, यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ दिक्कतें आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिक्कतें आएगी, देखिए मैंने सेव किया, मैंने रन किया, मैंने 10 यहाँ पे मैंने 10 यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये प्रिंट ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कुछ दिक्कत आ रहा है। दिक्कत क्या है यार, यहाँ पे देखो हमने क्या क्या स्कैन एफ किया और हमने कहा कि भाई नाम में अब जो है ये नंबर स्टोर कर दो, लेकिन यार ऐसे नहीं होता है। हमको यहाँ पे एड्रेस देना होता है कि भैया ये जो नाम है ना, इसका जो एड्रेस है ना, उस एड्रेस पर आप ये नंबर को स्टोर करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एम्परसेंट, यानी कि जो एंड वाला साइन है ना, इसको एम्परसेंट कहते हैं, ये लगाना पड़ेगा आपको। जब आप स्कैन करेंगे नंबर को, आप जब यूजर से लेंगे तब स्कैन एफ जो फंक्शन है उसके अंदर इसको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो काम है ठीक से नहीं करेगा। आप अगर ये सेव करते हैं और आप अगर रन करते हैं तो इंटर नंबर 10 हमने एंटर किया, तो यहाँ पे देखो आप सही से नंबर जो है ये ले चुका है। और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, द नंबर एंटर्ड इज 10, ठीक है ना, नंबर एंटर्ड इज 10। तो हमने 10 ही एंटर किया था। अगर और कुछ एंटर करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। और एक यार जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप रन कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोग्राम है इसको आप पहले तो सेव करना ज़रूरी है। उसके बाद आप टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल पे, ठीक है ना, उसके बाद आप लिखेंगे GCC लिख करके स्पेस देंगे। और ये जो प्रोग्राम का फाइल का नाम क्या है, हेलो वर्ल्ड ना। अब मतलब मैं HELL लिख कर टैब प्रेस किया तो ये आ गया, तो एंटर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे ही हमने एंटर किया ना, यहाँ पे एक a.exe फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो मतलब ये कंपाइल हो चुका है। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे a लिखेंगे और टैब दबाएंगे और एंटर कर देंगे, तो देखो ये प्रोग्राम जो है ये रन हो चुका है। अब अभी हम 15 अगर इस पे स्टोर करना चाहे तो 15, तो नंबर यू एंटर्ड इज 15, ठीक है ना। ऐसे भी हम रन कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कोड रनर पे कुछ दिक्कत आता है। ये जो रन हम करते हैं ना, ये जो हमने कोड रनर जो एक्सटेंशन जो इंस्टॉल किया ना उसके मदद से होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती है, पता नहीं क्या दिक्कतें आ जाती है, ठीक है ना। कुछ बाग फक है उसमें, उस एक्सटेंशन पे, ठीक है ना, VS कोड में नहीं, उस एक्सटेंशन पे कुछ बाग फक हो सकता है, तो इसके लिए प्रॉब्लम आता है कभी। तो ऐसे अभी आप रन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा पहला प्रोग्राम जो है यार, जो मतलब इनपुट लेने वाला जो प्रोग्राम है, ये हमारा जो है हो चुका है, ठीक है ना। ठीक
वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कैरेक्टर को भी आप इनपुट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने परसेंटेज डी लगाया ना, वहाँ पे यार परसेंटेज सी लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, परसेंटेज सी लगाना पड़ेगा यार। और जो फ्लोट है, फ्लोट के लिए यार क्या लगाना पड़ेगा, परसेंटेज एफ लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे अब हमने परसेंटेज डी लगाया, यहाँ पे परसेंटेज सिर्फ एफ लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपके लिए वो यह टास्क है, ठीक है ना, वो आप मतलब खुद से कर लेना। वो आपके लिए मैंने छोटा सा टास्क दे दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर कैरेक्टर है तो परसेंटेज सी, अगर फ्लोट है तो परसेंटेज डी, ठीक है ना। ओके यार, तो यार मैं यहाँ पे एक छोटा सा आप वो जो फ्लोट और कैरेक्टर वाला जो है वो आप इनपुट ले लेना, ठीक है ना। मैं फ्लोट के बारे में एक थोड़ा सा और एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने अगर यहाँ पे प्रिंट करना चाहा कि प्रिंट करना है भैया, क्या प्रिंट करना है मुझे यार, प्रिंट करना है, मान लो ये जो फ्लोटिंग नंबर मैंने लिया है ना, परसेंटेज, इसको मुझे करना क्या है 90.63, इसको मुझे प्रिंट करना है। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं लिखूँगा द परसेंटेज इज द परसेंटेज इज, मान लो यहाँ पे परसेंटेज क्या लगाना, मैंने क्या बोला, परसेंटेज एफ लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद अपने परसेंटेज कहाँ पे स्टोर है भैया, पार पे स्टोर है, PER, पार नामक वेरिएबल पर स्टोर है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया, सेमीकोलन, यार सेमीकोलन लगाना मस्ट है, ठीक है ना। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते हो, देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखो, यहाँ पे एरर आ रहा है, कुछ कह रहा है कि एक्सपेक्टेड ए सेमीकोलन, एक सेमीकोलन एक्सपेक्ट कर रहा है इन के पहले, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। अगर हम ऐसे ही सेव करके रन करते हैं तो यार ये जो है प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है भैया एक सेमीकोलन काम है, वो लगा दीजिए आप, ठीक है ना। बिफोर इनके इन से पहले एक सेमीकोलन है, कौन सा लाइन पर भैया, 13 लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 13 में जो इंड है उससे पहले एक सेमीकोलन, मतलब यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाना है, ठीक है ना। और यार कुछ भी दिक्कत है अगर आ रही हो ना, तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो एरर्स है ना वो कॉपी करना है और सिंपली गूगल पर जाके पेस्ट करना है। और यार एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है ना, प्रोग्रामर का सबसे बेस्ट एक वेबसाइट है, ठीक है। वहाँ पे यार लोग आपको हेल्प करते रहते हैं हमेशा, ठीक है ना। ये जो कुछ भी यार प्रॉब्लम अगर आ रहा है आपको, तो पहले किसी न किसी को यार आया होगा और उसने वहाँ पे क्वेश्चन डाला होगा और उसको आंसर भी मिला होगा, किसी न किसी ने आंसर किया होगा, तो आपको आंसर जो है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो यार, खुद से पहले सोचे, देखे क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली कॉपी करें और गूगल पे जाके पेस्ट करें, ठीक है ना। सारे के सारे जो प्रॉब्लम का मतलब एरर्स का जो डाउट है वो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, तो हमको सेमीकोलन जो लगाना है, ठीक है ना। बचपन यार इंग्लिश के टीचर शायद हमको बोला होगा स्कूल में कि यार सेमीकोलन जो है वो यूजलेस है, किसी काम में नहीं आता, शायद ही आप उसको यूज करेंगे, लेकिन एक प्रोग्रामर की जिंदगी में यार सेमीकोलन जो है सबसे महत्वपूर्ण एक चीज है, ठीक है ना। सेमीकोलन के अलावा वो बिल्कुल अधूरा है। Ctrl+S करके सेव करें, इसको रन कर। तो यहाँ पे एंटर नंबर क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो पहला वाला है ये भी रन हो रहा है, ठीक है ना। तो कुछ नंबर हम एंटर कर देते हैं, मान लीजिए 5, तो नंबर इज एंटर इज 5। और क्या बोला यार, उसके साथ ही द परसेंटेज इज 90.629999, कुछ मतलब अजब गरीब टाइप का कुछ ज्यादा ही नंबर आ गया है, ठीक है ना। 90.63 तो नहीं आया, उसके क्लोज कुछ नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो और यहाँ पे देखो यार, ये जो है हमने, क्योंकि ये बाद में लिखा है लेकिन फिर भी यार ये जो है एक न्यू लाइन में प्रिंट नहीं हुआ। तो न्यू लाइन में प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एक /n लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। /n नहीं, /n लगाना पड़ेगा, ताकि वो एक न्यू लाइन में, वो कर्सर जो है न्यू लाइन में चला जाए और एक न्यू लाइन में जो है ये प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यार अगर 0.2 लगा देते हैं ना, इस परसेंटेज एफ में, परसेंटेज और एफ के बीच में अगर 0.2 लगा देते हैं और सेव करते हैं, आप देखो यार रन करते हो तो क्या आएगा। यहाँ पे बोल रहा है भैया एक नंबर इंटर करो, तो हमने 10 इंटर किया, ठीक है। तो द नंबर इज 10 और देखो उसके बाद ये एक नया लाइन पे प्रिंट हो गया, द परसेंटेज इज 90.63। आप देखो यार ठीक आ रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ यार, जैसे ही हमने 0.2 लगाया, इसका मतलब पॉइंट के बाद यार आपको 2 ही नंबर लेना है, लेकिन यार यहाँ पे मुझे पता नहीं, यहाँ पे 0 आना चाहिए था, ऐसे क्यों आया। तो यार यहाँ पे मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि यार 0.2 का मतलब है कि यार पॉइंट के बाद 2 ही नंबर आपको लेना है, ज्यादा नंबर आपको नहीं लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 0.1 अगर आप लगाएंगे तो सिर्फ एक ही नंबर लेगा, ठीक है ना। और यार फ्लोट और डबल में जो फर्क है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, फ्लोट के लिए क्या बोला यार, सिंगल प्रिसिशन डेटा टाइप, और ये है डबल प्रिसिशन डेटा टाइप। अब जो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आप देखिए, इसका रेंज देखिए, फ्लोट का रेंज देखिए और डबल का जो है रेंज देखिए। यहाँ पे रेंज क्या है, 3.4 × 10⁻³ -38 से लेकर 3.4 × 10⁻³
38 तक, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, -1.7 इंटू 10⁻308 से लेकर 1.7 इंटू 10⁻308 तक, मतलब इसका रेंज कितना ज्यादा है, डबल का। और जो साइज जो है यार, ये जो फ्लोट का साइज है ना, वो 4 बाइट लेता है स्पेस, ठीक है ना यार। ये भी यार वेरी करता है कंपाइलर टू कंपाइलर, ठीक है। और ये जो डबल है वो यार 8 बाइट लेता है, ठीक है ना। और फ्लोट, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो फ्लोट है यार वो 6 डिजिट प्रिसिशन, मतलब पॉइंट के बाद 6 डिजिट लेता है, लेकिन डबल जो है पॉइंट के बाद यार 15 डिजिट लेता है, ठीक है ना। यही थोड़ा सा फर्क है। इसका साइज जो है, डबल का साइज जो है वो बड़ा होता है, वो जो होता है मतलब थोड़ा सा बिग नंबर को स्टोर करता है, थोड़ा सा लंबे जो नंबर्स है उसको स्टोर करते हैं, ठीक है ना। यही थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे हम लिखेंगे साइज ऑफ इंट %d लगाएंगे, कमा लगाओ, उसके बाद यार एक बहुत ही अच्छा सा फंक्शन आता है जिसका नाम है साइज ऑफ। किसका साइज है, ये जो नाम वाला नाम वेरिएबल है ना, इसका साइज क्या है। उसके बाद हम जो है कैर का और फ्लोट का यहाँ पर, तो यार हमने ये लिख लिया है। अब ये हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। तो ये फिर हम \n लगा देते हैं ताकि न्यू लाइन में प्रिंट हो जाए, ठीक है ना। \n तो द परसेंटेज ये तो हो गया। देखो साइज, इंटीजर का साइज क्या है, इंटीजर का साइज है 4, और कैरेक्टर का साइज क्या है, कैरेक्टर का साइज है 1, ये बाइट में है, ठीक है ना। और जो साइज ऑफ फ्लोट है ये है 4, ठीक है ना, ये बाइट में है। और अगर हम डबल लेते हैं तो इसका साइज होता है 8 बाइट, ठीक है ना। हमारा 64 बिट कंपाइलर ओएस है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसलिए यार ये 4 बाइट लेता है। अगर आपके केस में अगर 32 बाइट्स है तो कुछ अलग, तो ये वेरी करता है। तो ये तो हमने समझ लिया। तो यार हमने क्या वेरिएबल समझ लिया, डेटा टाइप समझ लिया। अब यार कमेंट क्या होता है, ठीक है ना, ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली समझाता हूँ। तो यार कमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया ना, अगर आप डबल स्लैश लगा देते हैं तो ये कमेंट हो जाएगा। यहाँ पे और भी एक तरीका है। क्या तरीका है, देखो मान लो ये सारे के सारे को हमको कमेंट करना है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, कंट्रोल किया, इसको सिलेक्ट किया पहले, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद \। ये करने से ही क्या हो गया, यहाँ पे देखो क्या हो गया। ये पहले एक स्लैश लगाया, उसके बाद एक स्टार लगाया, और एंड में भी एक स्लैश लगाया, स्टार लगाया। ये होता है मल्टी लाइन कमेंट करने का तरीका, ठीक है ना। ऐसे आप मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप सबके सामने भी जो है मतलब डबल स्लैश, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिमूव भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट और स्लैश। या फिर आप कंट्रोल और स्लैश सिंपली लगा देंगे तो डबल स्लैश आ जाएगा सब में। तो ये जो है सबके सब मतलब कमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एरर आया है क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है, क्योंकि हमने ये कमेंट कर दिया है। तो इसको अनकमेंट करते हैं फिर से, ठीक है। तो इसको अनकमेंट भी हमने कर दिया। ओके कूल। सो अगला टॉपिक पे हम जाते हैं। यार एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं क्या, operator.c, ठीक है ना। हम जल्दी जल्दी समझेंगे यार, ठीक है ना। और ज़्यादा डीप में यार अगर हम जाना चाहते हैं तो यार एक एक टॉपिक के लिए यार आधा घंटे से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो यार हम थोड़ा सा ब्रीफली समझेंगे। आपको क्या करना है, आपका डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है। और यार एक बात जो है, आपको ना 1-1.5 घंटे में ना कोई प्रोग्रामिंग नहीं, 1-1.5 घंटे में क्या यार कोई भी आपको ऐसे जबरदस्ती तो प्रोग्रामिंग नहीं सिखा सकता है, अगर आप सीखना नहीं चाहते, ठीक है ना। अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो आपको कोई भी मतलब नहीं सिखा सकता है। तो मतलब आपको क्या करना है, आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, खुद को रिसर्च करना है, ठीक है ना। उसके बाद ही आप प्रोग्रामिंग सीखेंगे। ऐसे आपको कोई भी बहुत ही अच्छे से अच्छे जो टीचर है वो आ जाए, आपको बहुत ही अच्छा सा लेक्चर मतलब आपको प्रोवाइड करे, लेकिन जब तक आप नहीं यार कोशिश करोगे आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, फटाफट से मैं बॉयलर प्लेट कोड लगा लेता हूँ। ये यार मैंने कैसे किया, देखो BOI लिख के मैंने टैब प्रेस किया और ये आ गया। ये कैसे किया मैंने, ये समझाता हूँ। यहाँ पे आपको गियर बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद यूजर स्निपेट पे क्लिक करना है, उसके बाद C.A जो JSON दिख रहा है ना, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये जो पार्ट है ना, ये आपको क्या मिलेगा, ऐसा कमेंट क्या हो मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ अलग ही कुछ लिखा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी कुछ लिखा था हमने उसको चेंज कर दिया, इसको बॉयलर प्लेट लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे भी कुछ अलग ही लिखा था, इसको भी हमने बॉयलर प्लेट कर दिया। बॉडी के अंदर भी कुछ अलग अलग चीजें लिखा था। तो हमको क्या करना है, पहले लाइन पे stdio.h प्रिंट करना है, उसके बाद एक लाइन का गैप चाहिए हमको। देखो यहाँ पे एक लाइन का गैप आ गया ना, तो उस गैप के लिए यार यहाँ पे हम /n लगाएंगे, उसके बाद इंट मेन लगाएंगे, और ये जो है सारी इन्वर्टेड मतलब डबल कोटेशन के अंदर है रखना है, और इंट में एक कॉमा लगा देना है, सेमीकोलन नहीं कॉमा, ठीक है। उसके बाद ये, उसके बाद जो है यहाँ पे /t हमने लगा। /t का मतलब है टैब, ठीक है ना। मतलब ये देखो कर्सर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे ना होकर यहाँ पे आ गया, तो ये टैब की वजह से है। और कर्सर यहाँ पे कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हमने $1 लगाया, तो इसीलिए कर्सर जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अगर ये $1 हम नहीं लगाते तो कर्सर जो है एंड पे होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है ना। और अभी यहाँ पे है क्योंकि वो डॉलर की वजह से।
$1 की वजह से। उसके बाद रिटर्न 0 हमको लिखना है, वो हमने लिख लिया। उसके बाद ये जो है क्लोज कर देना है और डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया कि ये एक बॉयलर प्लेट कोड है, ठीक है। तो ऐसे आप सेटिंग कर लीजिए यार, ठीक है ना। और इसको क्या सिंपली कंट्रोल एस क्लिक करके सेव कर लीजिए, तो आपके केस में भी हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये हमने तो समझ लिया। तो यार यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया इसको। ये कैसे किया, ये भी यार आपको क्या करना है, इस पर गियर बटन पर क्लिक करना है, सेटिंग पर जाना है, इसको इस पर लिखना है जूम लिखते ही ये आ जाएगा। यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसको टिक कर देना है, टिक कर देते ही ये सेव हो जाएगा। और जो है आप कंट्रोल और माउस के व्हील को इस्तेमाल करते हुए इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आप समझते हैं यार ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर क्या होता है यार, देखो ऑपरेटर बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। ओके, सो ऑपरेटर देखो यार, ऑपरेटर कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब अगर आप कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि आप दो नंबर को प्लस करना चाहते हैं तो ए प्लस ऑपरेटर, अगर सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो माइनस ऑपरेटर, अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ए स्टार लगाना है आपको, और डिवीजन करना है तो आपको स्लैश लगाना है, और आपको अगर रिमाइंडर चाहिए तो ये मॉड्यूलो, मतलब यानी कि क्या है, परसेंटेज है, ठीक है ना। इस साइन को यूज करना है करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली देखते हैं, सिंपली कोड करके देखते हैं, ठीक है ना। बहुत ही फटाफट से देखेंगे। मान लो 2 इंटीजर हमको डिक्लेयर करना है। इंट ए एक है जिसका वैल्यू हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं 10, ठीक है ना। और एक बी है जिसका वैल्यू क्या है भैया, जिसका है मान लो 20, ठीक है ना। ये हमने कर दिया। तो उसके बाद क्या करना है, मान लो और एक इंटीजर है इंट सी है, जिसके अंदर हमको इसका जो ऑपरेशन हम करेंगे उसका वैल्यू हमको जो है स्टोर करना है। मान लीजिए हम प्लस करना चाहते हैं तो हमने सिंपली लिख देंगे यहाँ पे ए प्लस, या फिर बी लिख देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, और इसको प्रिंट भी तो करना है। और इंट सी, इसके बीच में स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे सिंपली पता है इंटीजर के लिए क्या परसेंटेज डी लगाना है ना, और बाहर क्या लगाना है, बाहर यार ये जो सी लगाना है, और एक सेमीकोलन भी तो लगाना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सिंपली इसको सेव करेंगे, सिंपली इसको रन करेंगे। तो देखो यार यहाँ पे मतलब क्या आ गया, 30 आ गया ना। ये देखो यहाँ पे 30 आ गया। तो कैसे आया, प्लस किया हमने 30 आया। अगर मान लो हम माइनस करना चाहते हैं तो माइनस कर दीजिए यार, सिंपली सेव करना है, सेव करना जरूरी है, अदरवाइज रन नहीं होगा। सेव करो यार, देखो यहाँ पे क्या आ गया -10। तो 10 - 20 अगर करोगे तो -10 ही आएगा यार। तो ये भी आ गया। अगर यहाँ पे एक थोड़ा सा अगर छोटा सा काम करते हैं, हम बी को पहले लिखते हैं और -a करते हैं, तो तब देखो सिर्फ 10 आएगा, +10 आएगा, मतलब प्लस, देखो यहाँ पे +10 आ गया ना, +10 आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन भी है, तो ये जो है ये लगाना है, सेव करना है, रन करना है। मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ गया, 200 आ गया, ठीक है ना, यही आना चाहिए था। उसके बाद अगर हम डिवीजन करना चाहते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो 2 आ गया, 2 ही आना चाहिए था, ठीक है ना। अगर हम इसका जो रिमाइंडर है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो परसेंटेज लगाना है, सेव करना है, रन करना है। तो यहाँ पे देखो यार क्या आ गया, 0 आ गया है, क्योंकि रिमाइंडर 0 ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा काम करें, यहाँ पे 21 कर दे अगर, और इसके बाद अगर हम चाहे कि इसका जो है रिमाइंडर क्या है, देखो यार यहाँ पे आ जाएगा 1 ही रिमाइंडर होगा ना। लेकिन हम अगर यहाँ पे डिवाइड करना चाहें मतलब डिवीजन ऑपरेटर है ना, स्लैश है, डिवीजन ऑपरेटर है। तो इसको ऐसे हम लिख दिया, तो यहाँ पे 2 आया यार, लेकिन 2 नहीं आना चाहिए था, 2.5 आना चाहिए था ना, 5 नहीं, सॉरी यार, 5 बिल्कुल नहीं, 2.1 आना चाहिए था, 2.5 नहीं, सॉरी 2.1 आना चाहिए था, लेकिन 2 आया। क्यों 2 आया, क्योंकि यार ये इंटीजर है, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है आप एक इंटीजर पे स्टोर कर रहे हो, तो अगर आप इस वैल्यू को इंटीजर पे स्टोर कर रहे हो तो मतलब जाहिर सी बात है यार, ये 2 ही रिटर्न करेगा ना, 2.1 तो रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि इंटीजर में तो पॉइंट कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए 2 रिटर्न कर रहा है। तो आपको अगर ये पॉइंट में चाहिए तो इसको आपको फ्लोट लिखना है, ठीक है, इसको आपको फ्लोट लिखना है, इसको आपको फ्लोट लिख के रन करना है। तो देखो यार क्या होता है, अगर ऐसे हम करते हैं, यार हमने कर दिया, तो देखो यार 0 आ रहा है। दिक्कत क्या हो रहा है भैया, दिक्कत ये हो रहा है कि जो पहला वाला है ना, ये तो हमने यार इंटीजर में स्टोर किया, उसके बाद हम फ्लोट लिख रहे हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, मतलब क्या करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके लिए करना क्या होगा, तो इसके लिए यार हमको करना क्या होगा, हमको ये जो है ना इसको भी फ्लोट ही लिखना होगा, ठीक है ना। और इसको यार गलत किया हमने शायद। ओ देखो यार, यहाँ पे अगर आपको फ्लोट प्रिंट करना है तो परसेंटेज डी आप नहीं लगा सकते ना, आपको क्या लगाना है, एफ लगाना है। सेव करो, इसके बाद रन करो, देखो 2.0000 को जा रहा है। तो मैंने क्या बोला, अगर कितने आपको डेसिमल पॉइंट मतलब चाहिए तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे मतलब 0.1 से सपोज हमने लगा दिया। सेव करो, रन करो, देखो यहाँ पे आ गया ना 2.1, बहुत ही बढ़िया है भैया, ठीक है। अब यार मान लो यहाँ पे हमने ये सारे कुछ को हटा दिया, ठीक है ना। ये मान लो एक इंटीजर है, ठीक है ना, ये एक इंटीजर है, और इसको हम जब प्रिंट करेंगे ना, इसको हम जब प्रिंट करेंगे, इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये हमको यार इंटीजर में नहीं, ये हमको फ्लोट में चाहिए।
ये हमको फ्लोट में चाहिए, जब हम इसको मतलब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट एफ क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज एफ लगाना है, बाहर क्या लगाना है, बाहर हमको ए लगाना है, ए लगाने के बाद इस यहाँ पे क्या लगाना है, सेमीकोलन लगाना है। सेव करके अगर रन करेंगे तो देखो यह दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ अजीब मतलब अजीब सा कुछ दिक्कत आया, या फिर 000 तो क्या प्रिंट किया, इसको समझ में नहीं आया कि यार ये जो है ये तो यार डिक्लेयर किया है इसने इंट और मुझसे प्रिंट करवाया है ये फ्लोट, तो इसको समझ में कुछ आया नहीं। अब यार यहाँ पे करना क्या है, हमको सिंपली एक फ्लोट डिक्लेयर करना है। एक फ्लोट सपोज मान लेते हैं बी, हमने एक फ्लोट ले लिया और करना क्या है, यहाँ पे हमको पैरेंथेसिस के अंदर मतलब जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसके अंदर लिखना है फ्लोट लिखना है, और बाहर क्या लिखना है हमको, बाहर हमको लिखना है ए, कि भैया ये जो ए है ना इंटीजर, इसको भैया आप फ्लोट कर दो, ठीक है ना, और इसका वैल्यू को आप क्या करो बी में स्टोर कर दो। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली यहाँ पे क्या प्रिंट करना है हमको बी प्रिंट, और यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे ए प्रिंट कर लेते हैं और यहाँ पे हम नीचे बी भी प्रिंट कर लेते हैं, बी भी प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन नीचे प्रिंट कैसे करेंगे यार, इसको तो डी लगाना है, नीचे प्रिंट कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे \n लगाना है। उसके बाद अगर रन करेंगे तो देखो यार क्या होगा, ए गया 10 जो इंटीजर वाला है, ए गया अपना फ्लोट जो 10.00000 आया ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे आपको एक इंटीजर को फ्लोट बनाना है, या फिर फ्लोट को इंटीजर बना सकते हैं ऐसे ही, मतलब इसको कहते हैं टाइप कन्वर्शन और टाइप कास्टिंग, ठीक है ना। एक टाइप से दूसरे टाइप में इंटीजर से आपने इसको फ्लोट बना दिया। और याद रखना है यार, ये जो पैरेंथेसिस है ब्रैकेट है, ये फ्लोट मतलब जो डेटा टाइप है उसको रखना है उस पैरेंथेसिस के अंदर, ना कि वेरिएबल को। वेरिएबल को अगर आप रखेंगे तो कुछ एरर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जो यार अरिथमेटिक ऑपरेटर है वो थोड़ा सा मतलब समझ ली है, और अभी हम आगे चलते हैं। आगे क्या है यार, आगे है देखो असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है यार, जैसे यार हमने क्या किया यहाँ पे, किया ना a इक्वल टू 10, मतलब a में हमने 10 को असाइन कर दिया, उसके बाद फ्लोट b इक्वल टू फ्लोट ऑफ a, मतलब कि a के जो वैल्यू है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके हमने b पे असाइन कर दिया। तो ये जो इक्वल साइन है ना, इसका मतलब है असाइन करना, ठीक है ना। मतलब ये राइट में जो है उसको किस में असाइन करो, लेफ्ट वाले में राइट वाले को असाइन कर दो, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। और भी होता है यार, और क्या होता है, प्लस इक्वल टू का मतलब क्या होता है यार, यहाँ पे देखो, मतलब आप यहाँ पे अगर लिख रहे हो कि a प्लस इक्वल टू बी, इसका मतलब है a इक्वल टू a प्लस बी। माइनस इक्वल टू का मतलब भी सेम है, a माइनस इक्वल टू b मतलब क्या है, a इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है ना। वो वैल्यू जो है a में असाइन होगा, लेकिन उसका ऑपरेशन कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। सेम एस ये वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपको ये जो सारे के सारे ऑपरेशन है इसका आप एक यार स्क्रीनशॉट ले ले और ये आप खुद से ट्राई करें, ठीक है ना। उसके बाद क्या है यार, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है यार, जैसे कि दो वैल्यू इक्वल टू है कि नहीं है, हमको कैसे समझ में आएगा, उसके लिए क्या करना है यार, इक्वल साइन को यूज करना है। यहाँ पे अगर 5 इक्वल टू 3 आप चलाते हो तो यहाँ पे 0 आएगा। 0 क्यों आएगा यार, एक डेटा टाइप होता है बुलियन, ठीक है ना, वो मैं आपको बताना भूल गया। एक डेटा टाइप होता है बुलियन। बुलियन में क्या होता है यार, अगर मतलब यहाँ पे जैसे देखिए, क्या 5 और 3 इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो बुलियन क्या रिटर्न करेगा, वो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है ना। उसमें दो ही वैल्यू होता है, एक होता है 0, एक होता है 1। अगर ट्रू है तो ट्रू के लिए 1 मतलब रिटर्न करेगा, अगर ट्रू नहीं है, अगर फॉल्स है तो उसके लिए 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रू है, नहीं है तो आपको 0। क्या 5 ग्रेटर देन 3 है, हाँ है, तो 1। क्या 5 लेस देन 3 है, बिल्कुल नहीं, तो 0। क्या 5 नॉट इक्वल टू 3 है, हाँ बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 ये दे रहा है। क्या 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इक्वल तो नहीं है लेकिन ग्रेटर है, क्योंकि ग्रेटर है तो इसीलिए 1 मतलब ट्रू है। और क्या 5 लेस देन और इक्वल टू 3 है, तो लेस भी नहीं है, 3 भी इक्वल भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, 0 देगा, ठीक है ना। तो ये जो है मतलब छोटा सा कुछ था, ये हमने समझ लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि हमने यार अपने हायर सेकेंडरी में पढ़ा होगा, ठीक है ना, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट पढ़ा होगा ना, तो बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जो लॉजिकल वाला चीजें है, ठीक है ना। मतलब एंड का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे C 5 दिया हुआ है और D जो है वो क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है भैया, C जो है वो 5 के इक्वल है, तो बिल्कुल है, लेकिन D क्या है, वो 5 से ग्रेटर है। लेकिन क्या यहाँ पे D 5 से ग्रेटर है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 5 से लेस है, तो एक कंडीशन फॉल्स हो गया। दो कंडीशन है, एक पहला वाला कंडीशन, एक दूसरा वाला कंडीशन, उसके बीच में एंड। तो अगर एंड गेट आपने यूज किया और दो कंडीशन है, आपका दो इनपुट है, दो इनपुट ही अगर मतलब अगर दो इनपुट सही है तभी जो है वो पूरा का पूरा जो है केस सही होगा, ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पे एक गलत हो गया तो यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन ही गलत है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0। लेकिन और का मतलब क्या है, और का मतलब यार दो अगर एक्सप्रेशन है तो हमको देखना है सिर्फ एक ही अगर ट्रू हो जाए ना तो भैया काम चले। लेकिन यहाँ पे देखिए c = 5 है तो और क्या है नहीं है देखना ही नहीं है हमको, क्योंकि ये और लॉजिकल और है तो इसके लिए क्या होगा और गेट यूज करते हो। तो यहाँ पे क्या है, एक इनपुट है आपका 0, एक इनपुट है 1, तो आउटपुट क्या आएगा आपका 1 ही आएगा ना। और एक अगर मतलब ये 0 है ये 0 है तब क्या आएगा, तब 0 आएगा। ये अगर 1 है ये 0 है तो ये 1 ही आएगा, ये 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। मतलब एक अगर कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया ना तो रिजल्ट जो है वो हमारा ट्रू आ जाएगा। लेकिन एंड गेट पर क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है उसका, तो इसलिए कुछ ऐसा हो रहा था। उसके बाद क्या था, उसके बाद नॉट का मतलब है यहाँ पे बताया गया कि भैया सी जो है वो सी का वैल्यू 5 है, ठीक है ना। देन एक्सप्रेशन क्या है कि नॉट सी इक्वल टू एक्सप्रेशन में ये बोला गया है भैया जो सी है वो 5 नहीं है, सी का वैल्यू 5 के इक्वल नहीं है, लेकिन असल में तो सी का वैल्यू 5 है। तो ये क्या है, एक्सप्रेशन गलत है। तो यहाँ पे क्या आएगा, या फिर 0 आएगा। या फिर 5 ना हो के और कुछ अगर होता तो ये मतलब ये ट्रू होता, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, उसके बाद हमको पढ़ना है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो फटाफट से चलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। हम फटाफट से यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है ना। डॉट सी लगाना जरूरी है, डॉट सी। यहाँ पे इसके बाद हम बॉयलर प्लेट कोड लगा लेंगे। इसको यार कट कर देते हैं, बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है ना। बॉयलर प्लेट कोड हमने लगा लिया। ये कैसे लगाया ये मैंने कुछ टाइम पहले बताया आपको। यहाँ पे क्या करना है, मान लो कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब मैं दिखाता हूँ। इफ मान लो आपका एज अगर 18 है तो आप वोट दे सकते हो। तो आपका एज जो है ग्रेटर और इक्वल 18 है तो क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट क्या है भैया, यू कैन वोट। अब यार इसको समझ में आ नहीं रहा है कि एज क्या है, तो हम बोल देते हैं कि भैया एज जो है ना वो एक इंटीजर है। एज जो है वो इंटीजर है, उसका वैल्यू जो है ना वो हम यहाँ पे असाइन करें, उसका वैल्यू है भैया 30। तो हम बता रहा है कि भैया इफ अगर एज 18 और 18 से ज्यादा है तो आप वोट दे सकते हो। एल्स मतलब नहीं तो अगर 18 नहीं है तो आप क्या करो, अब भैया निकलो यहाँ से। हम बोल रहे हैं कि भैया यू कांट वोट। अब यार यहाँ पे एक मतलब एक याद रखना है, अगर आपको कुछ लाइन प्रिंट करना है ना तो इसको डबल कोट के अंदर रखना है। अगर आप नहीं रखोगे तो क्या आएगा, वो मतलब सी कंपाइलर जो है कुछ समझ नहीं पाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो वो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे रन करते हैं इसको। रन अगर करते हैं हम तो देखा यू कैन वोट, क्योंकि आपका एज जो है वो 30 है। मान लीजिए यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, सेव करो रन करो, तो यहाँ पे देखो यू कांट वोट। इसका मतलब कि क्या है कि आप वोट नहीं दे सकता, मतलब क्यों, ये एल्स स्टेटमेंट। तो हम बताते हैं पहले क्या हुआ। पहले भैया यहाँ पे जब यहाँ पे 30 था तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो इसने देखा कि यार एज जो है वो क्या 18 से ग्रेटर और इक्वल है, तो यहाँ पे 30 है तो ऑफकोर्स ग्रेटर है। तो वो इस लूप के अंदर गया और प्रिंट कर दिया भैया यू कैन वोट। प्रिंट करने के बाद वो यहाँ पे यहाँ से एग्जिट कर गया, क्योंकि एक जो पहला वो स्टेटमेंट उसका सेटिस्फाई हो गया, पहला लूप वो मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट प्रिंट करके वो मतलब बाहर निकल गया। लेकिन जब 3 था तो पहले उसने चेक किया क्या एज 18 से ज्यादा या 18 का बराबर है, तो 3 बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके अंदर वो नहीं गया। क्योंकि एल्स कंडीशन है, मतलब अगर 18 से ग्रेटर और 18 के इक्वल नहीं है तो भैया दूसरे जो ब्लॉक है उसमें चले जाओ, आप एल्स पे आ जाओ और ये वाला जो है वो प्रिंट कर दो, है ना। तो उसने वही किया। इसके अंदर और भी यार हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एल्स इफ लगा सकते हैं। उसके बाद क्या लगाएंगे, कंडीशन क्या लगाएंगे यार, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे यार पहले से कुछ शॉर्टकट बना हुआ है, ठीक है ना। मतलब सब सिर्फ एल लिख के टैब प्रेस किया और एल सिर्फ आ गया। इसके बाद कंडीशन लिखेंगे, मान लो एक ऐसा कंडीशन है कि आपका एज जो है 18 से ग्रेटर होना चाहिए, और एंड ये वाला आप देखो, एंड जैसे मैंने लॉजिकल ऑपरेटर बताया ना, एंड एज जो है आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 80 होना चाहिए, तभी आप वोट दे सकते हो। मान लो ऐसा कुछ रूल है, ठीक है ना। ये हमने मतलब हमने बना लिया, ठीक है ना। पता नहीं है कहाँ पे चलता है, लेकिन हमने बना लिया सब। उसमें अगर एज आपका 18 के इक्वल और ग्रेटर, 18 के ग्रेटर और 18 से इक्वल है तो 18 नहीं 80 है ना। तो कोड क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है भैया, चलो यू आर टू ओल्ड टू वोट, मान लो ऐसा कुछ है मतलब।
कुछ भी इमेजिन कर लो, ठीक है ना। नहीं, मान लो यू कैन, नहीं जो रियल में होता है वही हम लिखते हैं, यू कैन वोट फ्रॉम होम, फ्रॉम होम, ठीक है ना। मान लो आपका एज अगर 80 से ज्यादा है तो आप घर से ही वोट दे सकते हो, ठीक है ना। यू कैन वोट एट बूथ, यू कैन वोट फ्रॉम होम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लॉजिकल ऑपरेटर भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एज अगर 80 से ज्यादा या फिर इक्वल है और 18 से ज्यादा या फिर इक्वल है और 80 से कम है, तभी ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ अभी। मान लो यहाँ पे एज है 300 एज किसी, मान लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा ये, यहाँ पे बता रहा है क्या, भैया यू कैन वोट फ्रॉम होम, आप घर से वोट दे सकते हो। क्यों? क्योंकि इसने एक चेक किया, क्या क्या 18 से ज्यादा है तो है भैया, 18 से तो ज्यादा है, लेकिन उसके बाद और एक है कि भैया 80 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एंड है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तभी इसके अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा ना ओवरऑल, तो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे तो उसके बाद यहाँ पे आ गया एल्स इफ, ये नहीं है तो अगर ये क्या है तो हाँ ये है, तो ये इसने प्रिंट कर दिया। अगर ये भी नहीं होता, अगर 3 होता तो क्या होता, ये देखो यू कांट वोट आ जाता, क्योंकि इस पे आता तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसके आता वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसका भी आता, मतलब अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो मतलब और एक ही बचा हुआ है ना यहाँ पे, तो सिंपली जो है प्रिंट कर देगा यहाँ पे। और यार और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न 0 क्यों लिखना है, रिटर्न 0 इसीलिए लिखना है यार, क्योंकि अगर जो है मतलब प्रोग्राम ठीक से रन हो रहा है ना तो क्या करेगा यार, ये 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। मेन फंक्शन जो है 0 रिटर्न करेगा। मेन फंक्शन अगर 0 रिटर्न करता है तो मतलब फंक्शन जो मतलब कोड जो है वो ठीक से रन हो चुका है, ठीक है। ओके, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट समझ चुके हैं। अगला है भैया क्या है, लूप्स है। चलो लूप्स के अंदर चलते हैं। लूप्स क्या है यार, और एक फाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अगर आपको यार चाहिए तो ये जो सारे के सारे फाइल्स है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, लूप्स ना, लूप्स डॉट सी। चलो बॉयलर प्लेट कोड लगा लेते हैं हम सिंपली। लूप्स या 3 तरह के होते हैं, एक तो फॉर लूप होता है, एक तो डू वाइल लूप होता है, एक क्या होता है, वाइल लूप होता है। तो फॉर लूप क्या होता है, मान लो यार आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे भैया, ऐसे करेंगे, ऐसे करके हम इसको 10 बार लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ज्यादा बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है ना। स्लैश एन भी लगाना है, स्लैश एन ये भी लगाना है, सेव करना है, रन करना है। तो यहाँ पे भैया 1 2 3 4 देखो प्रिंट हो गया है। 10 तक प्रिंट करना है तो 10 तक करेंगे भैया, अगर 100 तक करना है तो कर देंगे, कोई बात नहीं। हजार हजार तक करना है तो भी कर देंगे, लेकिन ना दिक्कत क्या होगा, कितना लाइन हो जाएगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये चीज़ें, और आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा ना ये करना। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या, इसके बदले एक छोटा सा काम करेंगे। इसको क्या करते हैं, कंट्रोल और स्लैश, इसको कमेंट कर देते हैं और हम यहाँ पे लगाते हैं, अब काम आएगा हमारा लूप, ठीक है ना। लूप मतलब जो बार बार चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इंटीजर को ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, मान लो हम ऐसे डिक्लेयर नहीं करेंगे, हम बाहर डिक्लेयर करेंगे। तो बाहर यहाँ पे एक इंटीजर डिक्लेयर कर दो पहले, तो इंट आई मतलब सॉरी 1 नहीं, आई एक इंटीजर है। और यहाँ पे लूप में क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखना है कि भैया ये जो आई होगा ना, आई को पहले इनिशियलाइज करना है। मतलब मान लो आई जो है 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा भैया, आई जो है हमको 10 तक प्रिंट करना है, तो आई ये 10 तक चलेगा। और क्या होगा, एक काम करने के बाद ना आई जो है वो प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब आई 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, आई प्लस प्लस का मतलब है यार आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई प्लस प्लस का मतलब ये है, ठीक है। आई प्लस प्लस और ये सेम चीज़ है। ओके देखो अब हमको प्रिंट क्या करना है, हमको प्रिंट करना है ये जो नंबर है ना वो प्रिंट करना है। %d लगाओ क्योंकि इंटीजर है, उसके बाद स्लैश n लगाएंगे क्या, बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि हमको एक लाइन में प्रिंट नहीं करना है। ऐसे अगर कर देंगे हम, इसको सेव कर देंगे और इसको रन कर देंगे तो क्या होगा, ओप्स, हमने तो यहाँ पे लिखा ही नहीं क्या प्रिंट करना है, आपको आई को प्रिंट करना है ना, तो इसलिए ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन हमको तो 10 तक प्रिंट करना था। यहाँ पे क्या आ गया, 0 से स्टार्ट हुआ
और 9 तक जाके खत्म हो गया, क्योंकि हमने आई को 0 से इनिशियलाइज किया। आई को तो 1 से इनिशियलाइज करो तुम, और आई को लेस देन इक्वल टू करो, ठीक है ना। ये समझाया था ना ये ऑपरेटर के बारे में। भैया जब तक आई लेस है या फिर इक्वल है 10 का, तब तक ये लूप चलेगा। और एक बार अगर लूप चलेगा तो आई का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, दोबारा चलेगा तो 2 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ऐसे मतलब आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होते जाएगा, और जब तक आई का वैल्यू 10 से कम रहता है तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है ना। तो अब अगर हम चलाते हैं, सिलेक्ट नहीं करना है भैया, आपको सेव करना है, सेव करके रन करना है। देखो देखो यहाँ पे क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे हुआ, पहले तो आई 1 था, तो इसने देखा क्या आई 10 से कम है, हाँ भाई कम है, तो इसने क्या किया, आई को प्रिंट कर दिया। करने के बाद क्या किया उसने, आई को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, आई को 2 कर दिया। उसके बाद और लूप में गया, क्या 2 10 से कम है, हाँ है। ऐसे करते करते 10 तक गया। उसके बाद जब 10 खत्म हो गया, जब 11 आया, तो भैया 11 क्या 11 लेस देन और इक्वल टू 10 है, तो 11 ना ही लेस है ना ही इक्वल है, इसीलिए लूप से बाहर निकल गया। तो बस यही था फॉर लूप। सेम काम मान लो हमको क्या करना, फॉर लूप से नहीं भैया, हमको तो ये सेम वाला काम करना है व्हाइल लूप को यूज करके, ठीक है ना। एक और लूप होता है व्हाइल लूप, उसके लिए भी एक डिक्लेरेशन पहले चाहिए, इंट आई। इसको पहले से इनिशियलाइज कर देना होता है। उसके बाद व्हाइल लिखो, व्हाइल लिखने के बाद यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे कंडीशन लगाओ। क्या कंडीशन, कि आई जो है वो लेस देन और इक्वल टू जब तक 10 तब तक। अगर यहाँ पे अगर आप 1000 तक प्रिंट करना चाहते हो तो 1000 लिख दो, ठीक है ना, तो 1000 तक प्रिंट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा मेमोरी खाएगा, लेकिन हो जाएगा। यहाँ पे करना है क्या, उसके बाद क्या, पहले तो आई 1 से शुरू होगा, जब तक 10 से छोटा होगा तब तक चलेगा। और क्या होगा, आई को इंक्रीमेंट भी तो करना है, तो आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने यहाँ पे बता दिया, आई प्लस प्लस मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद सिंपली ये वाला जो है ना, इसको कॉपी कर देता है सिंपली, ठीक है ना, क्योंकि यही तो होने वाला है, प्रिंट होगा, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, देख रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये वाला तो कमेंट हो चुका है, तो ये वाला तो रन नहीं हो रहा है, ये वाला ही रन हो रहा है ना। उसके बाद मान लो हमको डू व्हाइल लूप हम चलाएंगे। अब एक और लूप है जो है डू व्हाइल लूप, वो कैसे चलाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी रुको ज़रा, सब्र करो। भाई भाई क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ भी हो रहा है। ओके, तो ये कर दिया हमने। अब डू व्हाइल लूप कैसे काम करता है, डू व्हाइल लूप में ये वाला जो कंडीशन है ना, ये वाला पहले नहीं लिखना होता है, ये वाला बाद में लिखना है। यहाँ पे लिखना होता है डू, करो भाई ये करो। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है क्या, कंडीशन। उसके बाद सेमीकोलन लगाना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने किया क्या, समझो यहाँ पे किसको, पहले हमने बोला डू, आई को पहले इनिशियलाइज किया 1 से, बोला डू भैया आई को प्रिंट कर दो और आई को इंक्रीमेंट भी कर दो। उसके बाद क्या करो, अगर आई 10 से छोटा है तब जाके आप दोबारा लूप को चलाओ। तो मतलब क्या है, मतलब या फिर पहले रन करते हैं। देखो ये हो गया ना 10 तक प्रिंट, लेकिन फर्क क्या है व्हाइल लूप और डू व्हाइल में, फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये अगर मतलब ये 10 था ना, तो मान लो ये -10 था, हमने मान लिया कि -10 था, तो आई क्या है 1 है। क्या 1 10 से छोटा है, बिल्कुल नहीं, मतलब -10 से छोटा है तो बिल्कुल भी नहीं। तो कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गया। तो देखते हैं होते क्या है। देखो यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया और कुछ प्रिंट नहीं हो। इसका मतलब ये है, ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लूप तो एक बार चलेगा ही भाई, एक बार तो लूप चलेगा ही। उसके लिए ये जो लूप है ये पहले 1 के लिए एक बार चला, 1 को प्रिंट किया, उसके बाद 1 को इंक्रीमेंट किया, 2 कर दिया, 2 करने के बाद देखा क्या 2 -10 से छोटा है, देखा तो नहीं, छोटा तो नहीं होता है भैया, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो उसने लूप को एग्जिट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद क्या है, उसके बाद है भैया ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है ना। तो हमारा फॉर लूप किधर गया, उसमें ही एक काम कर लेते हैं फॉर लूप में, ठीक है। इसको हम अनकमेंट करते हैं और करना क्या है, फॉर लूप चाहिएगा। मान लो हम यहाँ पे कर देते हैं 1 से 10 तक तो प्रिंट करना है, लेकिन एक इफ कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन स्टेटमेंट हमने यार पहले देखा है। इफ मान लो आई इक्वल टू ये मैंने बताया क्या है ये भैया बताओ, इक्वल टू क्या है, मान लो इक्वल टू 5 रिलेशनल ऑपरेटर है ना। तो मतलब आई इक्वल टू अगर 5 हो गया तो ये बस समझो किसको, मान लो आई इक्वल टू 5 हुआ तो हमको क्या करना है, हमको ब्रेक कर देना है, लूप को ही ब्रेक कर देना है। तो हम लिखेंगे ब्रेक, सेव करेंगे, इसको रन करेंगे। देखो ये 1 2 3 4 प्रिंट किया, उसके बाद ना और कुछ प्रिंट ही नहीं किया,
लेकिन हमने तो 10 तक लगाया, लेकिन प्रिंट क्यों नहीं किया? प्रिंट यार इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने बताया अगर 5 आपको मिलता है ना कहीं पे, तो भैया उसके बाद क्या है आपको देखना ही नहीं है, सीधा लूप से बाहर निकल जाओ, ब्रेक कर जाओ, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, समझ में आया आई होप। और यहाँ पे अगर कंटिन्यू लगाते हैं हम, कंटिन्यू लगाते हैं तो क्या होगा, तब देखो क्या होगा, रन करते हैं, देखो क्या प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 6 7 8 9 10, 5 प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि भैया अगर आपको कहीं पे भी 5 मिले ना, तो भैया इसको सिंपली इग्नोर कर जाओ। कंटिन्यू का मतलब है इसको इग्नोर कर जाओ। तो यहाँ पे 5 मिला हमको, हमने क्या किया, हमने इसको इग्नोर कर दिया कि भैया आपको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, आप यहाँ से निकलो। चलो ये तो समझ में आ गया। अब है हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या होता है देखते हैं। बॉयलर प्लेट कोड जो है वो हमको लिखना है यहाँ पे, और फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जानना है। जैसे कि यार ये जो है ना, ये क्या है, मेन फंक्शन है ना, इसके जैसे ही और भी कोई फंक्शन हम मतलब और भी बहुत सारे फंक्शन हम क्रिएट जो है कर सकते हैं। लेकिन ये मेन फंक्शन का काम क्या होता है यार, जो प्रोग्राम है उसको शुरू करना, ठीक है ना, उसको स्टार्ट देना। कंपाइलर अगर देखेगा मेन फंक्शन नहीं है तो स्टार्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना, वो कहेगा यार यहाँ पे कुछ गलत फलत है, कुछ है, मतलब मैं आपको किसी को ट्रस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, मेन फंक्शन पहले लाओ, उसके अलावा हम काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, मेन को पहले लाओ, बाद में क्या है वो दिखा देगा। तो वैसे ही यार कुछ मान लो और भी कुछ फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमको साम लिखना है, मतलब मान लो हमको मेन फंक्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन करना है जिसके लिए हमको बार बार साम का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, 2 नंबर का साम हमें बार बार करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बार बार क्या लॉजिक लिखेंगे कि यार ऐसे ऐसे इसको जोड़ दो, नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हम करेंगे क्या, हम सिंपली एक फंक्शन लिख देंगे, एक बारी में लिख देंगे और उसको बार बार कॉल कर लेंगे, तो वो सिंपली हमें जो है वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। तो हमको करना क्या है, मान लो हमको एक साम नाम का एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो लिख दो साम, इसमें पास करना है आर्गुमेंट, क्या क्या पास करना है, 2 फंक्शन मतलब 2 इंटीजर का मान लो साम करना है। तो एक इंटीजर मान लीजिए हम ए लिखते हैं, या एक इंटीजर लिखते हैं बी, सॉरी इंट लिखता है बी, ठीक है ना, और करते क्या है, रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे ए प्लस बी, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ए प्लस बी, ठीक है। अरे भैया स्मॉल बी, तो ये रिटर्न कर, ठीक है ना। तो यहाँ पे यार थोड़ा सा दिक्कत आएगा। दिक्कत क्या आएगा, आपको ना यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखना है, साम से पहले एक इंट लिखना है। मतलब आप रिटर्न क्या कर रहे हो, एक इंटीजर रिटर्न कर रहे हो ना, ये वाला जो है ना इंट, इसका मतलब है आप रिटर्न क्या कर रहे हो। तो हमने क्या रिटर्न करना है हमको, यहाँ पे एक इंटीजर रिटर्न करना है, तो इंट लिखेंगे, और इसके अंदर पास क्या करना है, मतलब जोड़ना किस किस को है, ए को और बी को जोड़ना है, और ये दोनों क्या है भैया, इंटीजर है, वो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो 2 इंटीजर है, इंट एक मान लो x है, इक्वल टू मान लो 9 है उसका वैल्यू, y जिसका वैल्यू 10 है, ठीक है। और हमको क्या करना है, इस साम को, अब ये सिंपली यहाँ पे हम साम लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या x और y का, ठीक है ना, तो x लिखेंगे y लिखेंगे। इस पर ए नहीं लिखना है कि इंटीजर है या क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया है ना। और यहाँ पे ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे अगर आपने फ्लोट लिखा और यहाँ पे पास कर दिया ना आपको तो आपने तो मतलब ये दिक्कत आ जाएगा, इसको समझ में नहीं आएगा कि यार हो क्या रहा है। पहले बोला यार इंटीजर सम करना चाहते हैं और इसने फ्लोट पास कर दिया, तो इसको समझ में आएगा नहीं कि क्या है, तो रन नहीं होगा। और इसको स्टोर कहाँ करना है, एक इंटीजर जिसका नाम है जेड में हमको इसका जो वैल्यू है वो स्टोर करना है। उसके बाद करना क्या है, हमको प्रिंट करना है जेड को। आप क्या होगा, सेव करो, रन करो, बूम, क्या हुआ, बोला भैया ये जो साम है ना, ये हमको कुछ समझ में आया नहीं। असल में मतलब क्या हुआ, यहाँ पे उसने पहले मेन पर गया तो यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ x और y 9 और 10, उसके बाद z आया, z का तो यहाँ पे साम आया। उसको लगा यार ये क्या है, ये तो हमको बताया नहीं गया, तो इसको पहले से ना बताना पड़ेगा भैया साम ये होता है। साम क्या है, ये एक फंक्शन है जो इंटीजर रिटर्न करेगा, इसलिए इंट लिखना बहुत ज़रूरी है। और इसका नाम है भैया फंक्शन, उसको बताना है भैया एक फंक्शन है क्या जिसका नाम साम है, ठीक है ना, वो इंटीजर रिटर्न करेगा, लेगा क्या, लेगा भी इंटीजर, तो इंट और इंट आर्गुमेंट नहीं, मतलब क्या रिटर्न लेगा, क्या रिटर्न करेगा वही लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है, ABCD कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना, वेरिएबल का नाम नहीं लिखना है बिल्कुल भी। आप सेव करो, आप रन करो, देख रहे हो 19 आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे 19 आ रहा है ना, तो 10 और 9 क्या है, 19 ही है, कुछ एरर नहीं है। इसका मतलब ये है कि यार पहले से आपको बताना पड़ेगा कि भैया एक फंक्शन आने वाला है ऐसा, अब रेडी रहो, ठीक है ना।
मतलब ये आएगा तो आप याद रखना, अगर कहीं पे मेन फंक्शन में मिला ना तो उसको बाद में आप ढूंढना कहीं पे तो आपको मिल जाए। इसको कॉपी करना है ना, इसको कॉपी करना है। और एक काम हम कर सकते हैं, इसको ना पहले ही लिख सकते हैं, ऐसे लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे यार ऐसे अगर लिख रहे हैं ना तो ये सेमीकोलन लगाना मस्ट है ना, नहीं तो एरर आ जाएगा। यहाँ पे मान लो हम ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हैं, हम फंक्शन ये वाला फंक्शन को ही पहले लिखेंगे। वो क्या करेगा, पहले मतलब मेन से तो स्टार्ट करेगा ऑफकोर्स, लेकिन पहले अगर लिख देते हैं ना तो वैसे कुछ लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डिक्लेरेशन देना जरूरी नहीं है। देखो 19 प्रिंट हो गया अभी, ठीक है, तो ऐसे भी काम करता है। अब फंक्शन तो हो गया यार। अब यार मान लो हमको फंक्शन के बाद यार रिकर्शन नाम का एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन लोगों को क्रिटिकल लगता है थोड़ा सा, मतलब दिक्कतें आती है। तो हम देखते हैं वो क्या है। रिकर्शन क्या है, मान लो यार आपको क्या करना है, आपको मान लो एक इसको कमेंट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। मान लो आपको इंट फैक्ट, आपको एक नंबर का लिखना है फैक्टोरियल, जिसके लिए हम एक बनाते हैं फंक्शन। इसके अंदर से एक इंटीजर हम करेंगे पास, जो इंटीजर होगा भैया ए, और इसका करना है हमको क्या, फैक्टोरियल। तो इसको करेंगे क्या, तो देखो मान लो आपको 5 का फैक्टोरियल निकलना है, तो 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 का फैक्टोरियल मतलब है 5 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या है, बोलो बोलो बोलो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। हाँ, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 5 इंटू 4 इंटू इंटू क्या है, इंटू 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 3 फैक्टोरियल, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू इंटू क्या, 2 फैक्टोरियल, है ना। इसका मतलब ये है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, ये है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, कैसे होगा, तो हम करेंगे क्या, ए का फैक्टोरियल निकलना है ना, तो हम करेंगे रिटर्न करेंगे क्या, रिटर्न क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे कि भैया आप एक काम करो, ये रिटर्न कर दो ए, ठीक है ना। मतलब 5 का फैक्टोरियल अगर निकलना है तो ए इंटू 5 फैक्टोरियल मतलब क्या है, 5 इंटू 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, है ना। तो ए इंटू ए माइनस 1 का फैक्टोरियल, पहले लगाना है ना फैक्ट, कितने तो फंक्शन का नाम है, वही तो फंक्शन ही तो ये काम करेगा ना, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। लेकिन जब 1 पे आ जाएगा ना, जब ये वाला 1 पे आ जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद क्या है, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है हम जानते हैं क्या, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, ठीक है ना। तो ये सिंपली 120 प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। तो हमको एक बेस कंडीशन भी लगाना है। बेस कंडीशन क्या लगाना है, हमको बताना है भैया इफ अगर ये जो ए का वैल्यू है ना, ये अगर ए के लेस या फिर इक्वल आ गए ना, इक्वल आ जाए ना 1 के, तो रिटर्न भी आपको क्या करना है, 1 ही करना है। आपको रिटर्न क्या करना है, आपको 1 रिटर्न करना है, आपको 1 रिटर्न करना है। अगर ये हुआ तो आपको 1 रिटर्न करना है, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन बाहर होगा, आपको ऐसा करना है, ठीक है। आई हो आपको समझ में। एक इंटीजर लेंगे जिसका नाम होगा क्या, एक्स होगा मान लो, जिसका वैल्यू होगा 6, कोई बात नहीं। और हमको जो है फैक्टोरियल का वैल्यू किसी पे तो लेना है ना, तो इंट मान लो एक जेड है जिसके अंदर हमको वैल्यू लेना है, तो फैक्ट ऑफ एक्स का जो फैक्ट है उसको लेना है, या फिर आप सिंपली वैल्यू भी पास कर सकते हो। और प्रिंट क्या करना है, प्रिंट करना है भैया, ये जो वैल्यू है ना ये सिंपली प्रिंट करना है, ज़्यादा कुछ प्रिंट नहीं करेंगे हम। कॉमा 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 सेट बाहर निकलो, बाहर निकलने के बाद ये लगाओ, सेव करो, रन करो, देखते हैं क्या होता है। तो इसने बोला यार यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है। क्या गड़बड़ी हो रहा है कि यार आपने इस मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया ना, इसके पहले ना एक सेमीकोलन लगाना चाहिए, वो आपने लगाया नहीं। तो हमने बोला ठीक है भैया लगा देते हैं, इसमें क्या। अब रन करो, आ गया ना 720, देख रहे हो। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक फंक्शन जब चल रहा है तो वो दोबारा मतलब उसके अंदर का ऑपरेशन करने के लिए वो खुद को ही बुला रहा है, ठीक है ना, मतलब खुद को ही यूज कर रहा है वो। तो ये होता है रिकर्शन, ठीक है ना। ये इस एग्जांपल के मदद से मैंने जो आपको समझाया वो शायद आपको समझ में आया होगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ना। तो ये यहाँ पे क्या होगा, 5 मतलब यहाँ पे तो ए है तो ए इंटू ए माइनस 1 होगा। उसके बाद ए माइनस 1 का फैक्टोरियल को कॉल करेगा तो वो क्या होगा, 5 ए इंटू ए माइनस 1 इंटू ए माइनस 2 का फैक्टोरियल होगा। ऐसे करते करते जब 1 पे पहुंच जाएगा तो रिटर्न क्या करेगा, 1 करेगा, तब सबको सम का मतलब मल्टीप्लाई कर देगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे पॉइंटर देखेंगे,
ठीक है ना, पॉइंटर क्या है, पॉइंटर डॉट सी, ठीक है। मतलब आपको एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करना है। पहले तो एक इंटीजर डिक्लेयर करो, मान लो इसका वैल्यू है, पॉइंटर है ए, इसका वैल्यू है 10, ऐसा इंटीजर। अब यार हम मान लो ऐसे लिखते हैं इंट उसके बाद हमने एस्टेरिक्स लगाया और बी लगाया और हमने बोला भैया इसका मतलब है कि यार एक इंटीजर पॉइंटर जो बी है और बी के अंदर आपको क्या करना है, आपको ए का जो एड्रेस है ना वो स्टोर कर लेना है। तो बोले कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, स्टोर कर लेंगे। तो इसमें होगा क्या, देखो अगर हम प्रिंट करना चाहें ना, सेव करो, रन करो। देखो यार इसने बताया वैल्यू ऑफ ए जो है 10 है, क्योंकि हमने यहाँ पे ए लिखा तो यह ए 10 प्रिंट कर दिया। जब हमने पॉइंटर बी लिखा तब भी 10 प्रिंट कर दिया, लेकिन जब सिर्फ बी लिखा तो कुछ अलग ही एक नंबर प्रिंट कर दिया, हमको जो पता नहीं है। ये क्या है, ये जो है ना ए का एड्रेस है, मतलब ए कहाँ पे लोकेट है उसका एड्रेस है। तो मतलब ए होता है यार सिंपल सा पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है, जो दूसरे एक वेरिएबल को, दूसरे किसी चीज को पॉइंट करता है। मतलब ये जो बी है, देखो यहाँ पे जब बी प्रिंट कर रहे हैं हम तो एक एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो ये जो बी है ये ए का एड्रेस को प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया कि भैया ये जो बी है ये एड्रेस ऑफ ए है, ठीक है ना। मतलब बी जो है एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट मतलब पॉइंट करेगा। लेकिन जब हमने यहाँ पे एस्टेरिक्स, ये जो है ए स्टार जो है एस्टेरिक्स है, ठीक है ना, इसको एस्टेरिक्स कहते हैं। तो एस्टेरिक्स बी जब हमने लगाया तो उसने 10 क्यों प्रिंट किया, क्योंकि यार इसका मतलब ये है, एस्टेरिक्स बी का मतलब ये है यार बी तो पॉइंट कर रहे हैं ए को, लेकिन ए के अंदर जो वैल्यू है उसको वो उसका मतलब पॉइंट कौन करेगा, ये जो एस्टेरिक्स बी है ना वो पॉइंट करेगा। एस्टेरिक्स बी का मतलब है यार बी जिसको पॉइंट कर रहे हैं उसके अंदर का जो वैल्यू है वो हमको चाहिए, मतलब वो जो है वो एस्टेरिक्स बी जो है डिनोट कर रहा है। समझ में नहीं आया, और एक बार समझाता हूँ। ए का वैल्यू 10 है और हमने क्या किया, इंट बी इसको इस पे असाइन कर दिया ए का एड्रेस। तो इसका मतलब ये है भैया जो बी है ना वो ए को, ए जहाँ पे है ना उस एड्रेस को लोकेट कर रहा है, भैया दिखा रहा है, पॉइंट कर रहा है, बोला ये यहाँ पे ए है, ठीक है ना, इस एड्रेस पे ए है। तो जब पी को हमने प्रिंट किया तो एड्रेस बता दिया कि इस एड्रेस पे ए है, लेकिन उसके अंदर का वैल्यू क्या है वो बताएगा पॉइंटर बी, एस्टेरिक्स बी। एस्टेरिक्स बी हमने जैसे ही लगाया तो उसने बताया कि बी के बी है, बी बता रहा है कि वहाँ पे ए है और ए के अंदर जो वैल्यू है वो बता रहा है एस्टेरिक्स बी, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया। और एक कॉन्सेप्ट है पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है ना। इस पर अगर हम डबल एस्टेरिक्स लगाते हैं उसके बाद सी लगाते हैं, उसको हम ऐसे अगर करते हैं एड्रेस ऑफ बी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो यार ये जो पहला 3 है ना, ये पहला 3 ही हमको 10 10 10 दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सी है ना, सी पॉइंट कर रहा है किसको, सी पॉइंट कर रहा है बी के एड्रेस को। ये जो सी है वो बी का एड्रेस को प्रिंट कर रहा है और बी जो है वो ए के एड्रेस को प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर एस्टेरिक्स बी जैसे हमने लगाया वो किसको प्रिंट किया, ए के वैल्यू को, और एस्टेरिक्स सी जैसे हमने लगाया ना ये किसको प्रिंट किया, ये जो एस्टेरिक्स सी है ना, डबल एस्टेरिक्स सी है ना, ये भी डिनोट कर रहा है ए के वैल्यू को। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये करना चाहिए थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पे ये करें, मान लो यहाँ पे एक एस्टेरिक्स लगा के सी लगा दिया ना, तो ये किसको प्रिंट करेगा, ए प्रिंट करेगा ए के एड्रेस को। देखो यहाँ पे देख लो बी जो है वो भी ए के एड्रेस को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि बी के अंदर जो वैल्यू है, किसका वैल्यू है बी के अंदर, एक ए के एड्रेस का वैल्यू है, तो वो किसके अंदर चला जाएगा, पॉइंटर सी के अंदर, ठीक है ना। और सी के अंदर कौन जाएगा, बी का जो एड्रेस है वो जाएगा। आई होप यहाँ पे यह थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, आप फिर से जो है ये वाला पार्ट देखना, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि पॉइंटर क्या है, ठीक है। आई होप आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब यार और एक छोटा सा टॉपिक है पॉइंटर के रिलेटेड, वो है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ एक है, मान लो एक फंक्शन हमको क्या करना है, हमको दो नंबर को स्वैप करना है, ठीक है ना। इंट मान लो ए है, ए का वैल्यू है 10 और एक बी है, बी का वैल्यू है 12 और इन दोनों का वैल्यू जो है वो हमको करना है स्वैप। तो स्वैप कैसे करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, फंक्शन इंटीजर रिटर्न करेगा ना, स्वैप नाम का एक फंक्शन जो कि लेगा दो इंटीजर, एक होगा x
और एक होगा हमारा इंटीजर क्या होगा y। तो हमने करेंगे, हम यहाँ पे मतलब करना क्या होगा, हमको सिंपली यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया। यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है, मान लो एक इंटीजर है जिसका नाम है टेम, जिसके अंदर जो वैल्यू है वो है भैया x का वैल्यू, मतलब टेम में हम x का वैल्यू स्टोर कर दे रहे हैं और x के अंदर किसको स्टोर कर रहे हैं हम y को, और y के अंदर किसको स्टोर कर रहे हैं हम टेम को है। तो एक करके क्या स्वैप करेगा, कैसे स्वैप करेगा मैं आपको समझाता हूँ अभी। यहाँ पे टेम के अंदर क्या आएगा, टेम के अंदर क्या है x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू क्या है कुछ भी हो यार वो आएगा, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे जैसे हमको पास क्या करवाना है, यहाँ पे जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल कैसे करता है, सिंपली यहाँ पे स्वैप एक्स वाई तो नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है ए और बी है, तो ए और बी को पास करवाएंगे है ना। तो जब ऐसा हम करेंगे तो होगा क्या, इसके अंदर x के लिए 10 पास हो जाएगा, y के लिए 12 पास हो जाएगा, तो 10 इसमें जो है ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लगाते हैं 10 पे आ जाएगा, y x में क्या था, x में तो था 10, लेकिन अब क्या आ जाएगा, अब 12 आ जाएगा ना, क्योंकि इसको तो y का वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम। और ये जो टेम है इसमें क्या आएगा, टेम में क्या आएगा, मतलब y में क्या आएगा, y में आएगा टेम का वैल्यू, टेम में कितना स्टोर किया हमने 10 स्टोर किया, तो हुआ क्या, वैल्यू एक्सचेंज हो गया ना। देखो x का वैल्यू 12 हो गया और y का वैल्यू यहाँ पे 10 कर दिया ना हमने, कर दिया ऐसा। आप यहाँ पे प्रिंट करते हैं वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग किस किस का वैल्यू प्रिंट करना है, a का, ठीक है ना। a इक्वल्स टू क्या लिखना है हमको, परसेंटेज d लिखना है, यहाँ पे प्रिंट करवाना है ना, कॉमा b इक्वल्स टू, b इज इक्वल्स टू क्या है भैया, परसेंटेज d है। किस किस का वैल्यू प्रिंट करना है भैया, a का कॉमा b का, बाहर निकलना है a लगाना है। मान लो स्वाइपिंग से पहले भी एक हम अगर करना चाहे वैल्यू बिफोर स्वाइपिंग, वैल्यू बिफोर स्वाइपिंग, बस सिंपली प्रिंट हो जाएगा। तो हमने इसको सेव किया, अच्छा यहाँ पे स्लैश इन हमने नहीं लगाया। तो देखो यार कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। बिफोर स्वाइपिंग भी 10 12 है, आफ्टर स्वाइपिंग भी क्या है 10 और 12 ही है। तो इसमें हुआ क्या यार, ए और बी का जो वैल्यू है ना वो यहाँ पे एक्स और वाई पे जो है कॉपी हो गया, कॉपी होने के बाद उसके अंदर क्या हुआ नहीं हुआ इससे क्या मेन फंक्शन को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, इसलिए कुछ चेंजेस नहीं हुआ। इसका मतलब ये है, मैं सिंपल एग्जांपल देकर समझता हूँ। मान लीजिए मेरे फोन में कुछ फाइल्स है जो मैं आपके फोन में सेंड कर रहा हूँ, मैंने सेंड कर दिया और आपके फोन में आपने कुछ भी किया, उससे मुझे क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। आपके फोन में वो चेंजेस होगा लेकिन मेरे यहाँ पे नहीं होगा। यही केस यहाँ पे हुआ है मेन फंक्शन पे, इसलिए कुछ चेंजेस नहीं हुआ है क्योंकि मेन फंक्शन का जो ए और बी का वैल्यू है वो यहाँ पे एक्स और वाई पे कॉपी हो गया और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब मेन फंक्शन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो उस वैल्यू को लेकर क्या कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने अंदर कुछ चेंजेस कर रहा है, तो उसका मतलब वो समझे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको और एक छोटा सा चीज दिखाना चाहता हूँ, क्या लिखना है, एक्स और वाई लिखना है, क्योंकि इसको समझ में आएगा नहीं कि ए एक्स और वाई क्या है। और एक बात यार, यहाँ पे देखो हमने क्या किया यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमने इंट लिखा, तो यहाँ पे वॉइड लिखना है हमको, ठीक है ना। इंट बिल्कुल भी नहीं लिखना है क्योंकि कुछ रिटर्न तो कर नहीं रहा है ना। तो सिंपली अगर रन करें इसको तो देखो आएगा, अच्छा यहाँ पे भी स्लैश एन मैंने नहीं लगाया, ये यार बहुत दिक्कत कर रहा है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नहीं तो यार ये दिक्कत आ रहा है, अरे स्लैश एन क्या लगाया मैं, बैक स्लैश एन लगाना है, कुछ भी हो रहा है। चलो आप रन करते हैं, आप देखो यार वैल्यू आया क्या, वैल्यू बिफोर स्वाइपिंग ए क्या 10 था 12 था, ठीक है, लेकिन वैल्यू आफ्टर स्वाइपिंग जब ये फंक्शन कॉल हुआ तब क्या प्रिंट किया, देखो 12 प्रिंट किया और 10 प्रिंट किया। देखो वैल्यू एक्सचेंज हो गया ना, एक्स के अंदर पहले तो हमने 10 दिया था लेकिन वो 12 हो गया और वाई जो है 12 था 10 हो गया। लेकिन जब हम मेन फंक्शन में वापस रिटर्न किए और एक ए और बी का वैल्यू प्रिंट किया तो वो जैसा था वैसा ही था, मतलब इसके ये स्वाइप फंक्शन के अंदर तो चेंजेस हुआ लेकिन मेन फंक्शन का तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, यही मैं बता रहा था आपको, ठीक है ना। तो आपको अगर चेंजेस करना है उस एग्जांपल के, मतलब जो एग्जांपल मैंने दिया फोन का, तो मेरे फोन में आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, उस एड्रेस का कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे पास करना, ये जो हमने सिंपली क्या किया, सिंपली वैल्यू पास किया, ठीक है ना, इसको कहते हैं कॉल बाई वैल्यू, ठीक है ना। हमने सिंपली वैल्यू से इसको कॉल किया और ये वाला कांड हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक एक एस्ट्रिक्स लगाना है एक्स और वाई के सामने, ठीक है ना, एक एक एस्ट्रिक्स लगाना है, एक एक एस्ट्रिक्स लगाया आपने, उसके बाद अगर आप कॉल करोगे तो यहाँ पे एक दिक्कत आएगा, यहाँ पे एरर दिखाएगा, वो कहेगा कि समझ में नहीं आ रहा है, वैल्यू क्यों पास कर रहे हो, आपने तो फंक्शन कुछ और ही लिखा है। तो यहाँ पे हमको एड्रेस पास करना है इसका, ठीक है ना, यहाँ पे एम्परसेंड लिखना है, सेव करना है, रन करना है, देखा आप चेंजेस हो गया।
लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू क्यों, ऐसा वैल्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि वो एड्रेस दिखा रहा है, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, इसको भी हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको भी हमको यहाँ पे, अरे यार पॉइंटर लगाना है ना, नहीं तो कुछ गलत ही प्रिंट हो जाएगा। सेव करो, अब रन करो। देखो क्या था, ए था 10, बी था 12, उसको हमने एक्स और वाई पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद उसका वैल्यू इंटरचेंज किया तो 12 और 10 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम फिर से जो मेन फंक्शन में जब कॉल किया, देखो क्या आया, पहले 10 था अब 12 है, पहले 12 था अब 10 है, ठीक है ना, स्वैप हो गया ना। ये है कॉल बाई रेफरेंस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसको रेफरेंस पास करना है। ओके सही है। आप क्या दिखाना है आप भैया, अब यार एरे, पॉइंटर का पार्ट तो हो गया, अब एरे क्या है देखते हैं। अभी उससे पहले यार आपको एक बात मैं बता दे रहा हूँ, आप अभी तक टिके हुए हो, आपका अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो ये हमारा चैनल है, इसको जाके यार सिंपली यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर करना यार। लाइक करने से क्या होता है यार, मोटिवेशन मिलता है मुझे भी, ठीक है ना। अभी यार हमारा सब्सक्राइबर देख ही आए कितना है, तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, ठीक है ना, ये आपके हाथ में है, ठीक है, साथ में बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। चलो आप क्या देखना है, एरे देखना है हमको, एरे डॉट सी बॉयलर प्लेट कोड लगाना है। एरे क्या है, मान लो यार आपको, जैसे हमने पहले देखा था यार, एक इंटीजर अगर स्टोर करना है तो एक वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, अब इंटीजर एक स्टोर कर दो। लेकिन मान लो आपको 10 इंटीजर स्टोर करना है, ठीक है ना, 10 नंबर स्टोर करना है, तब कैसे करोगे, एक वेरिएबल के अंदर तो मतलब होगा नहीं, तो उसके लिए क्या काम आता है, एरे। अब एरे को डिक्लेयर या कैसे करते हैं, मान लो आपको इंटीजर नंबर स्टोर करना है तो इंट लिखो, ठीक है ना, लिखा आपने, एरे का नाम लिखा, मान लो एरे का नाम है ARR, ठीक है ना। उसके अंदर इस ब्रैकेट को आपको लगाना है, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट को लगाना है, इसके अंदर 10 लिखना है। भैया ये क्या हुआ, कुछ समझ में आया नहीं। ये स्टोर करेगा इंटीजर, कितना इंटीजर स्टोर करेगा यार, 10 इंटीजर स्टोर। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ऐसे करके ना एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, या फिर ऐसे करके एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके कुछ ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, और हर एक ब्लॉक में आप एक एक करके नंबर स्टोर करोगे, ठीक है ना। पहला वाला जो नंबर होगा उसका इंडेक्स नंबर होगा 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद यार 5, ऐसे और 5 आपको बनाना है, ठीक है ना, और 5 आपको बनाना है, और एंड वाला जो होगा ना उसका इंडेक्स नंबर होगा 9, तो इसको याद रखना। तो यहाँ पे ऐसे 10 नंबर आप जो है स्टोर कर, मतलब स्टोर कर। अब यार इसको तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो आपको डायरेक्टली नंबर जो है वो यहाँ पे दे देना है, तो भैया दे दो, कोई बात नहीं, 1 ऐसे आप दे सकते हो तो भी ये चलेगा, कोई बात नहीं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 10 आप ना लिखो तो भी कोई बात नहीं, ये अपने आप यहाँ पे समझ जाएगा कि यहाँ पे यार 10 एलिमेंट्स है। मतलब मान लो इसको सेव करते हैं, उससे पहले हमको प्रिंट करना है। मान लो हमको कौन सा वाला प्रिंट करना है, हमको प्रिंट करना है पहला वाला एलिमेंट जो है ना भैया, उसको प्रिंट करना है हमको। तो %d लगाओ यार, और यहाँ पे कमा लगाओ, ए लगाओ, और पहला वाला एलिमेंट, मतलब मैंने बोला क्या, इसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 लगाना है, A of 0, ठीक है ना। 0th एलिमेंट जो है ना वो वाला हमको दे दो। तो भैया ये करेगा क्या, ये नहीं यार, एरे, ARR, एरे का नाम ARR था, है ना, तो इसको ध्यान रखना है। रन करो तो इसको बोलेगा भैया ये जो पहला वाला है ना ये 1 है, देखो यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने, ठीक है। अब भैया हमको ना पछुआ चाहिए, पछुआ, तो ये 5 यहाँ पे मैंने दिया, तो ये 6th नंबर वाला जो है वो प्रिंट करेगा, ठीक है ना, 6 प्रिंट करेगा। देखो 6 क्यों प्रिंट किया, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, ठीक है। मतलब आपको अगर कौन सा चाहिए, आपको अगर 6th एलिमेंट, 6th जो 6 नंबर पे है उस एलिमेंट को अगर चाहिए, 6th पोजीशन का एलिमेंट, तो आपको यहाँ पे 5 लिखना होगा, ठीक है ना। अगर आप 10 लिखोगे यहाँ पे तो देखो 10th एलिमेंट आएगा नहीं यार, अरे सिलेक्ट क्यों कर रहा हूँ मैं, 10th एलिमेंट आएगा नहीं, ठीक है ना, कुछ गार्बेज झुलवा रहा है, देखो ना कुछ गार्बेज आ रहा है, क्योंकि 10th है ही तो नहीं, 9 तक ही है। अब 9 को करो। अब भैया ऐसा तो हो गया, मान लो हमको ऐसे नहीं करना है, मान लो हमको जो वैल्यू है ना यूजर से लेना है, हमको ऐसा नहीं लिखना है भैया, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, एक एरे डिक्लेयर करो पहले, उसका साइज बता दो भैया, इसका साइज 10 होगा, और क्या करो एक फॉर लूप चलाओ। फॉर लूप मैंने आपको सिखाया, क्या होगा, इंट आई से इनिशियलाइज होगा 0, मतलब 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा, होके IR, मतलब मान लो मैंने 5 एलिमेंट मुझे स्टोर करना है, तो 5 तक चलेगा, और बार बार जो है आई वो प्लस होता जाएगा, और अगले घर में होता जाएगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा हमने किया और हमने स्कैन किया, स्कैन F, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज लगाना है, D लगाना है, देखो क्योंकि वैल्यू को स्टोर करना है तो यार, तो यहाँ पे तो एम्परसेंट लगाना होगा, ARR ऑफ
कहाँ पे स्टोर करना है भैया? ith इंडेक्स पे ना। जब 0 होगा तो 0th इंडेक्स पे, जब 1 होगा तो 1th इंडेक्स पे। तो इसको सेव करो। तो मान लो हम यहाँ पे पहले लिख देते यार, ताकि हमको समझ में आए। एंटर नंबर्स, हम बोल रहे हैं कि भैया नंबर जो है वो एंटर करो। इसका सिंपली प्रिंट कर दो ना। प्रिंट कैसे करेंगे यार? हम लिखेंगे नंबर्स आर, और यहाँ पे स्कैन नहीं, यहाँ पे प्रिंट करना है, क्योंकि हमने तो स्कैन कर लिया ना। प्रिंट करना है तो प्रिंट अगर करना है तो इसको हटाना पड़ेगा ना। तो सेव करो। उसने बोला एंटर नंबर्स, मैंने बोला 45, 65, 36, 23, 12। तो उसने बोला एंटर नंबर्स, मैंने नंबर एंटर कर दिया। उसके बाद इसने सिंपली प्रिंट कर दिया जो जो नंबर मैंने लिया है, ठीक है ना। और उसको अब अगर आपको कोई पर्टिकुलर नंबर चाहिए तो वो भी आप ऐसे ले सकते हो। तो ये है यार सिंपल अरे, कुछ अगर नंबर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए ये अरे है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है यार? मान लो यार आपको बहुत सारे कैरेक्टर लेना है। इसका मतलब ये है कि यार मान लो आपको एक नाम, जैसे मेरा नाम अगर मैं लेना चाहूँ, मेरा नाम मैं अगर लेना चाहूँ तो भैया ऐसे कुछ मेरा नाम है जो मुझे लेना है। लेकिन अगर हम कैरेक्टर का यूज़ करेंगे तो भैया ये पहले वाला कैरेक्टर ही लेगा, वो बड़ा तो नहीं लेगा। तो उसके लिए क्या करना है, पूरा नाम अगर लेना है ना तो स्ट्रिंग लेना है। ये भी एक एरे का ही मतलब एक कैरेक्टर के लिए मान लो एक एरे है, ठीक है ना। वो ऐसे ऐसे ले लेगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ लेगा, समझ रहे हो ना। मतलब एस को पहले, उसके बाद ए को, उसके बाद एन को। और यहाँ पे क्या रहेगा यार? यहाँ पे रहेगा ऐसा कुछ /0। /0 का मतलब है कि ये स्ट्रिंग एंड हो गया, ठीक है ना। मतलब अगर आपको यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर आपको अगर लेना है ना तो स्ट्रिंग का जो साइज होगा ना वो 7 होगा, क्योंकि एन वाला जो है ना ये /0 जो है 10 नहीं है, ये /0 है। थोड़ा सा माउस से मैं कर रहा हूँ तो ठीक से नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर 6 कैरेक्टर लेना है आपको तो साइज जो है वो 7 होगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना? हाँ, समझ में आया होगा। तो ठीक है, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इसका नाम रखता है string.c। इंटर कर दिया और बॉयलर प्लेट कोड को हमने यहाँ पे ले लिया। और मान लो हमको एक स्ट्रिंग लेना है। क्या है, मैंने क्या बोला कि स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एरे टाइप ही कुछ है। तो लिखना है कैर, ठीक है ना। स्ट्रिंग का नाम लेना है। मान लो स्ट्रिंग का है, स्ट्रिंग है नेम नाम का एक स्ट्रिंग है। ऐसे लिखना है इसको ऐसे लिखना है और नेम बता देना है। मेरा नाम क्या है, ये मेरा नाम है। मैंने इनको बता दिया भैया ये देखो ये है हमारा नाम। आप यार एरे के तरह ही यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ कि इसका साइज कितना होगा तो मैं लिख सकता हूँ, अदरवाइज नहीं लिखना चाहूँ तो नहीं लिख सकता। और यहाँ पे यार मैं और भी एक कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे ना। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, आप कैरेक्टर एरे को नाम को इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तब क्या करोगे, कैर मान लो साइज लिख दिया हमने 10। देखो यार अभी हुआ क्या, मैंने क्या किया, मैंने एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया, यानी कि एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया जिसका साइज रखा मैंने 10। मैंने बोला यार नाम एंटर करो और मैंने यहाँ पे %a लगा के %a लगा के, ये क्या है कैरेक्टर का नाम है, ठीक है ना, मतलब स्ट्रिंग का नाम है। ये लगा के मैंने क्या किया, यहाँ पे नाम को जो है इनपुट ले लिया, यहाँ पे इनपुट ले लिया मैंने, देख रहे हो। और मैंने बोला कि जो नाम आपने इनपुट किया यार वो अब हम सिंपली प्रिंट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ऐसे भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप यार स्ट्रिंग आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। वो स्ट्रिंग मतलब एरे का ही एक बड़ा भाई है, ठीक है, एरे का ही बिग ब्रदर है। क्या करता है वो कैरेक्टर को स्टोर करता है, बहुत सारे कैरेक्टर को। अब यार मान लो सपोज हमको अगर ऐसे भी प्रिंट करना है, यहाँ पे बोला आपका नाम बताओ, मैंने बोला मेरा नाम है SANJOY, संजय है मेरा नाम। तो इसने बोला ये नाम है संजय एंड उसके बाद जो A0 है ये प्रिंट किया 83। क्यों प्रिंट किया यार, क्योंकि ये जो कैपिटल एस है ना इसका आस्की वैल्यू क्या है, वो है 83, क्योंकि हमने यहाँ पे %d लगाया। डी नहीं लगाना है, क्या लगाना है, C लगाना है। तो उसने बोला यार आपका नाम जो है, अच्छा ये B हो गया कोई बात नहीं, संजय हो गया कोई बात नहीं। और यहाँ पे पहला जो कैरेक्टर है वो बताइए यार ये जो है ना एज है। स्ट्रिंग के बाद क्या है, स्ट्रक्चर है और यूनियन है। समझते हैं यार स्ट्रक्चर क्या है, struct.c बॉयलर प्लेट कोड को लगाएंगे। मान लो स्टूडेंट है तो उस स्टूडेंट का क्या होगा, उसका नाम होगा कुछ, उसका कुछ रोल नंबर होगा, उसका कुछ कॉलेज ID कुछ होगा, मतलब उसका बहुत सारा कुछ हो सकता है ना। तो वो सारे डाटा हमको एक ही जगह में स्टोर करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यार स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके लिए लिखना क्या है, स्ट्रक्ट लिखना है, स्ट्रक्चर का नाम लिखना है। मान लो स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, ठीक है ना। और डाटा क्या करना है, उसका क्या होगा भैया, उसका एक जो है मान लो उसका एक रोल होगा, उसका कुछ % होगा,
90.56 इतना कम क्यों देते हो? 99.99 दे दो ना, क्या चाहता है? लेकिन हमने यहाँ पे किया क्या? अरे पागल आदमी, यहाँ पे डिक्लेयर करना है परसेंटेज। हाँ, ये डिक्लेयर करना है, ठीक है ना। अब मान लो उसका कुछ नाम है, तो ऐसा कुछ है, मतलब एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर कुछ है, कुछ परसेंटेज है, कुछ नेम है। तो अब यार इसको एक्सेस कैसे करें? हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे एक स्टूडेंट जिसका नाम है मान लो अमल है, ठीक है। तो डेटा टाइप क्या होगा यहाँ पे? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे होगा STRUCT। अच्छा, नाम तो हम ले ही रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम नाम क्यों ले रहे हैं भैया? यार मान लो इसका एक फेवरेट कैरेक्टर है, ठीक है ना, कैरेक्टर, इसका कुछ फेवरेट कैरेक्टर है, ठीक है ना। इसका नाम तो यहाँ पे हम ले ही रहे हैं, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो अमल नाम का एक जो है स्टूडेंट हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अमल डॉट, इसका हम क्या करते हैं, डॉट लगा के हम इसका रोल नंबर जो है कुछ असाइन कर सकते हैं। मान लो इसका रोल नंबर है 100000, ऐसा कुछ रोल नंबर है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में ऐसे होते हैं यार, अगर आप स्कूल में हो तो आपका 1 2 3 ऐसा कुछ होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाओगे तो ऐसा ही कुछ। अमल डॉट, मान लो यहाँ पे उसका कुछ परसेंटेज आया है, क्या आया है परसेंटेज 12th में, मान लो उसका कुछ परसेंटेज आया है 99.99999999 कुछ परसेंटेज आया है। अरे इतना स्टोर नहीं कर पाएगा ना भैया, क्योंकि क्या है हमारा फ्लोट है, फ्लोट तो 6 तक ही लेगा ना, तो 99.9 इसका कुछ ऐसा परसेंटेज है। और अमल का कुछ फेवरेट कैरेक्टर भी है, मान लो उसका फेवरेट कैरेक्टर ए है, क्योंकि ए से नाम उसका शुरू होता है ना। बस हो गया, आप प्रिंट करो सिंपली, प्रिंट एफ, उसका रोल नंबर प्रिंट करना है। तो कैसे करोगे? सिंपल है ना, लगाओ यहाँ पे अमल डॉट रोल, सेफ सिलेक्ट नहीं, तो देख रहे हो उसका रोल नंबर इसने प्रिंट कर दिया ना, ऐसा कुछ। अब अगर मान लो इसका रोल नंबर हम ऐसे ही नहीं लिखते, इसका रोल नंबर हमको क्या करना है, सब कुछ जो है वो यूज़र देगा, ठीक है ना, यूज़र देगा। यूज़र को हम बताएंगे कि भैया बताओ तो यहाँ पे स्कैन करेंगे। स्कैन कैसे करेंगे? वही जैसे हम करते हैं, परसेंटेज डी लगाएंगे, एम्परसेंट लगाना ज़रूरी है, अमल लिखेंगे डॉट रोल, हो गया। उसके बाद रोल नंबर प्रिंट भी कर देंगे, ठीक है ना। सेव करो, डन करो। बोला भाई एंटर रोल नंबर, मैंने बोला भाई इसका रोल नंबर जो है ना वो 1 है, तो उसने बताया अमल्स रोल नंबर इज 1, ठीक है। बाकी यार ये जो परसेंटेज है, ये जो फेवरेट कैरेक्टर है, ये क्या क्या मतलब, इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, वो परसेंटेज, फ्लोट के लिए परसेंटेज क्या लगाओ, एफ लगाओ, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी लगाओ, करके आप खुद करो, ठीक है ना। ये हो गया स्ट्रक्चर सिंपली। यूनियन जो है वो सेम टू सेम है, क्या है दिखते हैं। चलो इसको कमेंट आउट कर दिया हमने। और स्ट्रक्ट स्टूडेंट तो हमने करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे UNION, यूनियन स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी सेम ही होगा, स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे यूनियन लगाओ, यहाँ पे तब हम यूनियन लिख के इसको स्ट्रक्ट स्टूडेंट नहीं, यूनियन स्टूडेंट, सेव करो, रन करो, इंटर रोल नंबर 1, अमल रोल नंबर 1, तो सेम ही कम करता है। तो भैया फर्क क्या हुआ, मतलब अब ये बताओ, दोनों तो सेम ही कम कर रहा है, तो उसमें फर्क क्या हुआ? यार फर्क है, क्या फर्क है मैं बता रहा हूँ। फर्क यही है यार, क्योंकि ये जो स्ट्रक्ट स्टूडेंट है ना, ये कितना बाइट लेगा स्टोरेज, देखो यार, इंटीजर, एक इंटीजर के लिए यार यहाँ पे 4 बाइट लेगा, एक फ्लोट के लिए 4 बाइट लेगा, और एक कैरेक्टर के लिए इतना यहाँ पे कितना लेगा, 1 बाइट, ठीक है ना। मतलब 9 बाइट लेगा ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट वाला। और एक ऑब्जेक्ट आप बनाओगे तो ये जो है 9 बाइट लेगा, लेकिन जो यूनियन है ना, ये कितना बाइट लेगा? यहाँ पे मैक्सिमम कितना है इसका, क्या है, इसका है 4, इसका भी है 4, इसका क्या है 1। तो ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 4 बाइट लेगा, ठीक है ना, जो मैक्सिमम है वो लेगा। क्यों यार? क्योंकि आप मतलब अगर आप रोल ले रहे हो ना, तो रोल को लिखेगा वो, अगर आप परसेंटेज ले रहे हो तो रोल को जो है ना ओवरराइट कर देगा, ठीक है ना। ओवरराइट मतलब वहाँ पे ही वो जो है मतलब परसेंटेज को स्टोर कर देगा, ठीक है ना, रोल को कुचल देगा, ठीक है ना, उसको पैरों तले कुचल देगा और परसेंटेज को स्टोर कर देगा। तो यही फर्क है दोनों में यार, कि जो स्ट्रक्ट है वो ज़्यादा स्टोरेज खाता है, जो यूनियन है वो कम स्टोरेज लेता है, यही दोनों में छोटा सा फर्क है। अब यार और एक चीज़ है जो कि है टाइप डेफ। आप टाइप डेफ क्या करना, पहले तो इसको अनकमेंट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं कि भैया टाइप डेफ अगर हमने लिख दिया ना, तो फिर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट तो मान लो हम STD लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं
std, सिर्फ std लिख देते। तो हम अभी करेंगे क्या, यहाँ पे ना ये स्टार्क स्टूडेंट वाला ये जो चीज़ है ना, ये तो एक क्योंकि हमने अनकमेंट किया, ये जो स्टार्क स्टूडेंट अमल ये वाला जो है ना, इसको हमका कोई ज़रूरत मतलब है नहीं ऐसे, क्योंकि हमने टाइप डेफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे सेव लिखेंगे std लिख करके अमल लिखेंगे, सेव करेंगे, रन करेंगे। बोल रहा है भैया रोल नंबर बताओ, मैंने बोला 1 है इसका रोल नंबर, तो उसने बताया भाई अमन से रोल नंबर इज 1। ये हुआ कैसे, जब हमने टाइप डेफ लिखा ना यार, तो यहाँ पे आपको ना ये स्टार्क स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं लिखना है। टाइप डेफ को अगर आप बना देते हो तो आप ये जो यहाँ पे स्टडी लिखो या फिर कुछ भी लिखो यार, उस छोटे से जो नाम है ना उससे ही आप उसको मतलब उस ड्राइव को उसको डिक्लेयर कर सकते हो। पहले डिक्लेयर करने के लिए स्टार्क स्टूडेंट अमल लिखना पड़ता था, क्योंकि वो टाइप डेफ हमने इस्तेमाल नहीं किया। जब टाइप डेफ इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा कुछ मतलब कुछ नाम दे देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसका इस्तेमाल करके हम जो है स्ट्रक्चर को हम डिक्लेयर कर पाएंगे। समझ में आया, ये भी समझ में आया। अब यार ये वाला जो कॉन्सेप्ट है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ये क्या है यार, ये थोड़ा सा समझते हैं। .c बॉयलर प्लेट कोड लिखेंगे, ये कैसे लिखना है मैंने यार बताया आपको। यहाँ पे यार प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होता है, ये जो हैश वाला है ना, ये हैश लिख के हम जो कुछ लिखते हैं ना, यही होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, ठीक है। ये जो हैश इंक्लूड है ना, ये बोल रहा है कि भैया इंक्लूड करो, किसको इंक्लूड करो, बोले भैया stdio.h नामक एक फाइल है, उसको ना आप इंक्लूड कर दो। और ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है ना, ये है फाइल इंक्लूजन वाला, ठीक है ना, ये हमारा फाइल को इंक्लूड कर देता है। stdio.h यहाँ पे क्लिक करके stdio.h पे जाओ तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा stdio.h के बारे में। तो इसका काम क्या है यार, इतना कुछ तो अभी हमको मतलब नहीं समझना है, इसका सिर्फ काम समझना है कि भैया stdio.h जो है वो प्रिंट एफ स्कैन एफ ये वाला फंक्शन जो है ना इसके अंदर है। ये अगर नहीं इंक्लूड करोगे तो भैया कंपाइलर को समझ में आएगा नहीं कि क्या बोल रहा है, तो मतलब कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ओके। ये तो हमको समझ में आया। और एक होता है यार प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, उसको क्या कहते हैं, मैक्रो। उसको ऐसे लिखते हैं हैश डिफाइन करना है, मान लो, और इसको ना कैपिटल में लिखना है, ठीक है ना, इसको कैपिटल में लिखना है आपको। मान लो 3.14 है, इसका वैल्यू मान लो 3.14 है, मान लो क्या है ये। तो यहाँ पे यार सेमीकोलन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो जब भी आप यहाँ पे मतलब कहीं पे भी आप मान लो आपको एक स्क्वायर का रेडियस दिया हुआ है, मान लो कि स्क्वायर जिसका रेडियस है इंट आर, मान लो इंट नहीं फ्लोट है, फ्लोट आर रेडियस है कितना है भैया 3.5, मान लो इसका रेडियस है, एक रेडियस है। आपको क्या करना है, आपको बोला गया भैया इसका एरिया जो है ना वो डिफाइन करो क्या है। तो आप क्या बोलोगे, एक फ्लोट डिक्लेयर करोगे और इसका एरिया जो है क्या होगा, एरिया का क्या मतलब पाई आर स्क्वायर होता है ना। आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली 3.14 लिखो, वो भी आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ 3.14। तो सेव करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, अरे भैया ऐसे नहीं, ऐसे 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 भी नहीं, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके क्या फ्लोट मतलब ये ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, 0.2 तक ही चाहिए, ठीक है ना। और कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, सेव करो, रन करो। तो भैया देखो पहले वाला में भी 38.47 आया, उसके बाद वाला भी 38.47, मतलब कि इसका मतलब एक ही है। लेकिन ये तो हम तो सिंपली यहाँ पे नंबर भी पुट कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम डिफाइन क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। ये तो प्रोग्राम छोटा है, मान लो एक बड़ा सा प्रोग्राम है जहाँ पे 1000 बार यूज हुआ है पाई का, ठीक है ना। तो मतलब 1000 बार आपने लिखा होगा 3.14, लेकिन अगर कभी भी चेंज करना पड़ा आपको, अगर मान लो यहाँ पे कभी भी 3.1428 लिखना पड़ा आपको, तो क्या हो जाएगा भैया, दिक्कत हो जाएगा ना, दिक्कत आ जाएगी ना। मतलब 1000 बार आप तो 1000 जगह पे जाके तो चेंज नहीं कर सकते हो ना। तो उसका अच्छा क्या है, या फिर ऐसे ही कर दो, हाँ हो जाता है ना, ऐसा सिंपल होता है, ठीक है। तो आप सेव करो, आप रन करो, देखो दोनों में आंसर का फर्क दिख पा रहा है ना, 38.50 आया और 38.47 है। समझ में आया क्या। तो इसीलिए यार हम यहाँ पे मैक्रो का यूज़ करते हैं। अब यार मैक्रो में क्या होता है, अब ना फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो आप मैक्रो का जो, तो यहाँ पे फंक्शन भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, तो यार फंक्शन कैसे लिख सकते हो आप, ठीक है ना। मान लो आपको क्या फंक्शन लिखना है, एरिया, ठीक है ना, एरिया क्या है भैया, यहाँ पे मान लो आर पास कर देता है क्योंकि आर है इसका, और स्पेस देना है, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, यहाँ पे स्पेस देना है, ठीक है। और क्या लिखना है, एरिया क्या होता है,
कॉपी करते हैं इसको और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर यहाँ पे मान लो हमको एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकालेंगे, फ्लोट डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम शायद सपोज मान लो ए है, उसमें एरिया को लिखेंगे AREA, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे आर लिखेंगे, प्रिंट करना है, सेव करना है हमको, यहाँ पे रन करना है। क्या बोल रहा है ये, ओ हमने इसको सिलेक्ट किया था, अरे यार सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना, ये जो पहले वाला मैंने सिलेक्ट किया था ये आप देखो, ठीक है ना, अब सही से आ रहा है ना 38.465000 देख रहे हो। तो मतलब ये क्या है, ये एक फंक्शन की तरह भी काम करता है। यहाँ पे एक अच्छा चीज ये हो रहा है, अगर हमारा ये जो छोटा छोटा गलती हो रहा है ना, ये गलती मतलब अगर आपका होता तो आपको समझ में शायद आता नहीं कि भैया मतलब कहीं पे सिलेक्ट करके आपने रन किया तो आपको समझ में शायद नहीं आता होगा कि भैया यहाँ पे मतलब कुछ एरर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। असल में जो है यहाँ पे एक गलतियाँ हो रहा है हमसे, तो यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऐसे अगर सर्च करके मतलब सिलेक्ट करके रन करो ना, तो इस वाला जो पार्ट है ना इसको ही सिर्फ वो रन करता है। और यहाँ पे ये तो मतलब एक सी का साइज इंडेक्स नहीं है ना, तो उसके लिए क्या है ये गलत कुछ दिखा देता है, ठीक है। तो ये यार फंक्शन की तरह भी काम करता है मैक्रोस, ठीक है ना। आई होप यार आपको प्री प्रोसेसर जो है वो थोड़ा सा समझ में आएगा। इसका और भी यार मतलब और भी डीप में थोड़ा सा और भी कुछ है, तो अभी वो हम बात नहीं करते हैं, अभी आप इतना ही समझ लो, ठीक है ना। जब इस ट्यूटोरियल में मैंने जो सिखाया आपको वो अगर आपको मतलब ठीक से आ जाता है ना, तब हम जो है वो सारी चीज़ें जो है बहुत ही डीप में समझेंगे, ताकि अच्छे से समझ में है। और पहले से ही अगर बहुत डीप में चले जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है समझ में, ये कैसे हुआ तो दिक्कत हो जाएगा। तो अभी मतलब यही पे छोड़ते हैं इसको, ठीक है ना, प्री प्रोसेसर को। तो यार अभी जो 2 टॉपिक्स है जो मैंने प्लान किया था कि मैं बताऊंगा, वो है क्या, एक तो आपका मतलब जो फाइल हैंडलिंग है वो वाला टॉपिक, और जो यार क्या डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वाला टॉपिक जो है वो मैंने सोचा था कि वो भी बता दूंगा, लेकिन यार क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो मैं और ज़्यादा खींचना इसको नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि यार ऐसे भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगा, मतलब जितना टॉपिक्स अभी तक हमने कवर किया है वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आपको आ सकता है, आपको समझ में थोड़ा बहुत मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि वो यार फाइल हैंडलिंग वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा समझ में कम आता है, ठीक है ना। और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन भी ये मतलब खूब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इन टॉपिक्स को ये अच्छे से समझना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज दिक्कतें बहुत होती है, तो हम शॉर्ट में इसको नहीं समझना चाहते हैं, मतलब मैं नहीं समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। हम करेंगे क्या, अगर आप कहते हो तो मैं इनमें मतलब डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना। अगर यार डायनामिक मेमोरी एलोकेशन समझ में लग जाओ ना तो 1-1.5 घंटा तो मिनिमम लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इसको अभी के लिए थोड़ा सा मतलब रख देते हैं इसको, ठीक है ना। ठीक है यार, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।